अपने श्रोताओं और पाठकों के दिल में राज करने वाली प्रवासी भारतीय लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, लौट आओ तुम। प्रस्तुत है कहानी लौट आओ तुम। उनसे मिलने का सौभाग्य उसे दूरदर्शन की अपनी नौकरी की वजह से मिला था। मीता की उस केंद्र में कंपेयर के रूप में तभी नई नई नियुक्ति हुई थी। बेहद मासूम चेहरे पर उज्ज्वल गहरी काली आंखें उसकी विशेषता थी। आवाज़ की ताजगी और मीठी खनक ने उसकी सबसे अलग पहचान बना दी थी। कुछ ही दिनों में वो दर्शकों की फेवरेट कंपेयर बन गई थी। फैन मेल से आए पत्रों को बड़े उत्साह से पढ़ती और आरती को लिख भेजती। आलोक जी के इंटरव्यू के लिए केंद्र निर्देशक ने कुछ देर सोचने के बाद उसका ही नाम सुझाया। इस बात पर मीता को ताज्जुब ही हुआ था। उससे सीनियर कई अनुभवी कंपेयर थीं। उसके बावजूद केंद्र निर्देशक द्वारा उसका नाम सुझाया जाना उसे बहुतों की ईर्ष्या पात्री बना गया था। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति से साक्षात्कार कैसे कर पाऊंगी? बड़ी बड़ी आंखों में आश्चर्य सिमट आया था। अब बनो मत, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, ऊपर से बातें बना रही हो, कांता ने चिढ़े स्वर में कहा था। नहीं कांता दी, सच्ची डर लग रहा है। सुना है वो जिससे नाराज हो जाए उसकी छुट्टी हो गई समझो। तुझे डर क्यों लग रहा है? तेरे सुंदर मुखड़े पर तो 100 खून भी माफ़ किए जा सकते हैं, वरना इतनी एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर के रहते डायरेक्टर साहब तुझे चुनते। निशा के स्वर में हिकारत झलक रही थी। इसके लिए मुझे क्यों दोष दे रही है? मैंने थोड़ी जाकर उनसे कहा। मीता रुआंसी हुआ आई। क्यों बेचारी के पीछे पड़ी हो? सच तो ये है मीता, जिस सहजता से इंटरव्यू लेती है हम किसी को संभव नहीं है। अलका दी ने मीता का पक्ष लिया। हमें क्या पड़ी है जो किसी के पीछे पड़े? आप तो अलका दी कमाल ही करती हैं। इतने ही दिनों में ये नई लड़की आपकी अपनी हो गई और हम बेगाने हो गए। निशा ने शिकायत सी की थी। मेरे लिए तो तुम सब समान हो, पर मेरे ख्याल में नई पीढ़ी को अच्छे चांस मिलने ही चाहिए। अपने टाइम में हमने मनचाहा कर लिया, अब इनका ज़माना है। चलो इसी बात पर आज सबको मैं चाय पिलाती हूँ। थैंक यू अलका दी, पर अभी तो पिछले प्रोग्राम की एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, आज उसे निपटाना है। मुझे तो माफ़ करें। निशा ने चाय पीने के साथ न जाने का अच्छा सा बहाना खोज लिया। मुझे भी एएसडी से मिलना है, 3 बजे का टाइम दे रखा है। आपकी चाय उधार रही अलका दी। कांता का बनावटी बहाना स्पष्ट था। ठीक है चल मीता, अपन दोनों ही चाय पीने चलते हैं, या तुझे भी कोई काम है? हल्की मुस्कान के साथ अलका दी ने पूछा था। आपके साथ चाय पीने से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम और कौन सा होगा अलका दी? चमची कहीं की, कांता हल्के से बुदबुदाई थी। देखना है कितने दिन इसकी चमचागिरी करेगी। निशा झुंझलाई। कैंटीन स्वामी ने आदर से अभिवादन किया था। आज बहुत दिन बाद आने का टाइम मिला है दीदी को। हाँ बनवारी, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। चैनल बढ़ने से काम तो बढ़ेगा ही। सो तो ठीक कहा दीदी। क्या भेजूं? आज का क्या स्पेशल है बनवारी, वही भेज दो। आज तो गर्मा गर्म आलू चॉप हैं। अरे ओ सुरेशवा, इधर 2 स्पेशल चाय और टिक्की तो देना। बनवारी ने अपने सहायक को वहीं से आवाज़ लगाई। और कहो मीता, ये शहर कैसा लग रहा है? अलका ने टिक्की का टुकड़ा मुंह में रखते हुए पूछा। बहुत अच्छा, अपने छोटे से शहर के मुकाबले ये बड़ा शहर है। आप यहाँ कब से हैं अलका दी? अब तो लगता है युगों से यहीं रहती आई हूँ। वैसे मेरा घर सुल्तानपुर में है, शायद नाम नहीं सुना होगा। सुल्तानपुर? हमारी तो ननसाल ही सुल्तानपुर में है। नाना जी वहाँ तहसीलदार थे। बचपन में कई बार उधर जाना हुआ है। वाह, तब तो हम मौसेरी बहनें हैं। ठीक कहा ना? मुझे तो आपसे हमेशा बड़ी बहन जैसा स्नेह मिला है अलका दी। शुरू से आपने हर जगह हर पल मेरी सहायता की है। आप न होती तो कोई और होता। तुम में गुण है, उसे पहचानो मीता। अपने को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए, वरना दूसरे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। आप शुरू से इतनी बोल्ड थी अलका दी? शुरू से? मैं बोल्ड? क्या मैं बोल्ड दिखती हूँ मीता? आपके साहस की तो दाद सभी देते हैं अलका दी। सुनते हैं स्टेशन डायरेक्टर तक आपसे डरते हैं। बड़ी कड़वी बात कह गई मीता। सॉरी, मुझे माफ़ करें अलका दी। किस किस को माफ़ करूं मीता, सभी ने ऐसा ही समझा है मुझे। अलका उदास हो आई थी। इस उम्र में भी अलका में एक अजीब आकर्षण था। लंबी छरहरी देह के साथ मुख की बनावट भी सुंदर थी। निश्चय ही युवावस्था में बहुत सुंदर रही होगी। नियुक्ति के बाद से मीता अलका का इधर उधर नाम सुनती आ रही है। अरे बाप रे, वो तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सबकी ऐसी की तैसी कर देती है। ज़रा संभल के रहना उससे। पहले दिन ही निर्मला ने मीता को समझाया था।
पर हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक बात के पक्ष में ही तो आवाज़ उठाती हैं। मीना ने हर मीटिंग में अलका दी को न्याय के लिए आवाज़ उठाते देखा था। जो खुद ठीक ना हो वो न्याय की गुहार लगाए। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। निशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। निशा की वह हंसी मीता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। बाबूजी कहा करते थे, पीठ पीछे बुराई उन्हीं की जाती है जिनमें कुछ ईर्ष्या लायक होता है। उस दिन के बाद से मीता अन्य लड़कियों से कटकर अलका दी के निकट होती गई थी। कभी जी में आता उनसे पूछे, इस सुंदर रूप के साथ उम्र की इतनी सीढ़ियाँ बिना विवाह कैसे चढ़ गई अलका दी? मधुमास की एक भी छींट आप पर क्यों नहीं पड़ी? पर कभी पूछ पाने का साहस नहीं कर सकी। मीता कभी ये भी नहीं सोच पाई कि अलका दी के बारे में इधर उधर होती खुसफुस अकारण ही तो नहीं होगी। आज उन्हीं का वो स्वयं दिल दुखा बैठी। चाय पीकर अलका के साथ लौटती मीता की स्टेशन डायरेक्टर साहब के यहाँ से बुलावट आई थी। मिस वर्मा, कल शाम 5 बजे आलोक जी का इंटरव्यू उन्हीं के बंगले पर लेने जाना होगा। प्रश्न बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा कीजिए, प्रश्नावली तैयार कर एक बार मुझे ज़रूर दिखा दें। आप उनके बारे में कुछ जानती हैं? जी सर, उनका बायोडाटा मेरे पास है। आप कुछ और बताना चाहेंगे? अरे, उनके बारे में रोज़ ही कोई ना कोई समाचार छपता रहता है। पुराने अखबार देख लो, बहुत मटेरियल मिल जाएगा। चाहो तो शंभूनाथ की हेल्प ले लो, उसने काफ़ी दिन उनके साथ काम किया है। मैं उससे कह दूंगा। आलोक जी के विषय में चारों ओर से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। इन सब निर्देशों ने मीता को डरा सा दिया। कॉलेज विश्वविद्यालय की डिबेटों में उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलती रही है। उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण बाबूजी हमेशा चाहते रहे वो वकील बने, पर उनके असामयिक निधन ने सब गड़बड़ा दिया। घर की सबसे बड़ी बेटी मीता को यह जॉब लेना पड़ा। छोटा भाई उस समय इंजीनियरिंग के 2य वर्ष में था। शायद 2-3 वर्षों में स्थिति सुधर जाए। सबसे छोटी बहन अभी 12वीं में है। बाबूजी ने वकालत में जितना कमाया उससे ज़्यादा खुले हाथ खर्च किया। दुनिया भर के दीन दुखी बाबूजी से ही सहायता मांगने इकट्ठे रहते। रिश्तेदारों ने भी उनकी उदारता का हमेशा बेजा फ़ायदा उठाया। अम्मा लाख मना करती पर बाबूजी हंसकर टाल देते। अरे शांति, इनकी दुआ ही काम आएगी। धन संपत्ति साथ बांध कर ले जाना है क्या? साथ बांध कर ले जाने को कहीं कुछ छोड़ते भी हो, पर इतना तो सोचो, 2-2 लड़कियों की शादी करनी है, सब दूसरों पर खर्च कर डालते हो, अपनी भी सोची है? दूसरों की मदद करो, अपनी मदद भगवान करेगा। इसीलिए दूसरों की लड़कियों की शादी की इतनी चिंता है कि अपनी बेटियों को भुला ही बैठे हैं। कौन विश्वास करेगा चचेरे भाई की लड़की की शादी का पूरा खर्च तुमने उठाया है? देख लेना, हमारे वक्त कोई काम नहीं आएगा। जो सबकी रक्षा करता है वो विधाता तो अपने हिसाब से सब रखेगा। शांति, अपने नाम को सार्थक करो और शांति रखो देवी। अम्मा की बातों को बाबूजी यूं ही हंसी में उड़ा देते। बाबूजी के न रहने पर कौन काम आया? सबका यही सोचना था, जिसने दूसरों की शादी में इतना पैसा खर्च किया वे अपनी लड़कियों के लिए ज़रूर प्रबंध कर गए होंगे। जिन्हें बाबूजी ने सदैव दिया उनसे कुछ लेने का अनुरोध कर पाना कठिन था। बाबूजी के निधन पर आए लोग सच्चे हृदय से दुख मना विदा हो गए। बाद में अम्मा ने जब चाचा से मीता के विवाह के लिए प्रयास करने को कहा तो उन्होंने बड़े जोश से हामी भी की। आप परेशान न हो भाभी जी, हमारी मीता लाखों में एक है। भगवान की कृपा से भाई साहब लेने देने का इंतज़ाम कर ही गए हैं। मैं तुरंत बात शुरू करता हूँ। पर भैया, नगद देने को हमारे पास कुछ नहीं है, तुम तो जानते ही हो। इन्होंने अपने घर परिवार के बारे में कभी सोचा ही नहीं। क्या कह रही हैं भाभी जी? अरे कोई घर फूंक तमाशा देखता है क्या? भाई साहब ने तो दूसरों के ब्याह काज निपटाए हैं, भला अपनी बेटियों के लिए सोचा ना होगा? सच यही है भैया, कितना समझाती रही पर उनके कानों में मेरी कोई बात जो पड़ी हो। अब तुम्हारा ही आसरा है। अम्मा रुआसी हो गई। ठीक है भाभी जी, देखूंगा। चाचा जैसे घबरा से गए। उसके बाद उन्होंने जो एकाध प्रस्ताव सुझाए उनसे विवाह करने की अपेक्षा अविवाहित रहना मीता को अधिक सहज लगा था। अम्मा ने विरोध में अगर कुछ कहना चाहा तो चाचा ने 2 टूक जवाब दे दिया। देखिए भाभी जी, अगर दहेज देने के नाम पर पास में कुछ ना हो तो समझौता करना ही पड़ता है। आजकल बिना दहेज लिए विवाह करने वाले बस कहानियों में ही मिलते हैं। भैया, दिहाजू के साथ बेटी ब्याह भी दूं, पर उनकी उम्र भी तो देखो। मीता से दुगनी उम्र होगी, उस पर 2 बच्चों का साथ। तब आप ही खोज लीजिए बेटी के लिए वर। बड़ी मुश्किल से संबंध मिला था, आगे से आप जानें, हमसे उम्मीद ना रखें। मीता ने उसी समय प्रण ले लिया था, नौकरी करके भाई और बहन की पढ़ाई पूरी कराएगी। वो बाबूजी के सपनों को यूं छिन्न भिन्न नहीं होने देगी। अम्मा उसके फैसले को सुनकर रो पड़ी थी। तू नौकरी करेगी, लड़की की कमाई पर हम निर्भर होंगे, यही दिन देखने को वो हमें छोड़ गए।
उस समय मीता ने अम्मा को बच्चों सा पुचकारा था। अम्मा, आजकल लड़के लड़की में कौन फ़र्क करता है? भैया की नौकरी लगते ही मेरी शादी कर देना ठीक है ना? रोती अम्मा हंस पड़ी थी। अच्छा अच्छा, बड़ी आई पुरखिन बनने। अभी तो मकान के किराए से काम चल जाएगा, तुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? मकान के किराए से क्या क्या कर सकोगी अम्मा? भैया को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हॉस्टल में कितना खर्च आता है, कुछ पता भी है अम्मा? सीधी सादी अम्मा ने इन बातों का कभी हिसाब नहीं रखा था। मीता को बाबूजी की फिजूल खर्ची पर कभी क्रोध नहीं आया। अम्मा उन्हें हमेशा व्यर्थ ही परेशान करती हैं, पर अब मीता को बाबूजी से नाराज़गी तो नहीं, पर शिकायत थी। उन्होंने अम्मा की सुनी होती तो आज वो दूसरों के सामने यूं असहाय तो ना होती। पास के शहर में नए दूरदर्शन केंद्र की स्थापना होने वाली थी। केंद्र के लिए कैजुअल कंपेयर उद्घोषकाओं की नियुक्ति का विज्ञापन देख मीता ने आवेदन दे दिया। अम्मा को समझाया था, वहाँ रहते प्राइवेट पढ़ाई भी कर लूँगी अम्मा, काम भी बेहद आसान है, कभी कभी अनाउंसमेंट भर करने होंगे। अम्मा की अनिच्छा के बावजूद मीता को नौकरी मिल गई। 6 महीने के बाद ही उसे स्थायी कर दिया गया। आज वो सफल उद्घोषिका और कंपेयर गिनी जाती है। क्या बात है मीता, बड़ी खोई सी दिख रही है, क्या एसडी ने कुछ कहा है? अलका दी ने उसे विचारों की दुनिया से यथार्थ में लापटका। नहीं नहीं, वैसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी अलका दी। ये कमबख्त यादें। हाँ, तूने इंटरव्यू की तैयारी कर ली? अभी किए लेती हूँ, न जाने क्यों डर सा लग रहा है। डर किस बात का? प्रश्न पूछते समय कैमरे को भूल सहज स्वाभाविक ढंग से बात करनी चाहिए। तू तो एक्सपर्ट है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू अलका दी। मीता के होंठों पर मुस्कान आ गई। शाम को 4:15 बजे कार उसे लेने पहुंच गई। कैमरे के साथ नवीन आया था। प्रोड्यूसर और अन्य स्टाफ अलग वैन में पहुंच चुके थे। नवीन की फ़ोटोग्राफ़ी की सभी तारीफ़ करते थे। पूना इंस्टीट्यूट से फ़ोटोग्राफ़ी की डिग्री के साथ उसका अनुभव क्षेत्र बहुत विशद था। उद्घोषकाओं का नवीन के प्रति मुग्ध भाव रहता था। वो चाहे तो किसी को ऐसा सुंदर बना दे कि लोग देखते रह जाएं, पर अगर किसी से चिढ़ गया तो समझो उसकी छुट्टी हो गई। एक बार निशा और उसकी कुछ कहा सुनी हो गई थी। उस दिन निशा का सुंदर चेहरा निहायत मामूली सा लगा था। नवीन को खुश करने में ही भलाई समझी जाती थी। मीता के प्रति नवीन का व्यवहार सदैव संयत रहा, इसलिए दोनों के बीच अभी तक तकरार का मौका नहीं आया। मीता ने हल्की प्याजी रंग की साड़ी के साथ कानों में मूंगे के टॉप्स और मूंगे की लॉकेट वाली चेन पहन रखी थी। उसके गोरे रंग पर प्याजी रंग खिल रहा था। दृष्टि पड़ते ही नवीन के होंठ गोल हो गए। हल्की सीटी के साथ उसने मीता के रूप सज्जा को अपनी स्वीकृति दे दी। वाह, आप तो एकदम तैयार बैठी हैं। लगता है आलोक जी से मिलने की बड़ी जल्दी है। ऐसी बात नहीं है, पर समय की हमेशा से पाबंद रही हूँ। एक कप चाय चलेगी? आज नहीं, पर एक दिन सिर्फ चाय नहीं, भरपेट खाना खाकर जाऊँगा। खाना पकाना जानती हैं ना? खाकर बताइएगा। मीता हल्के से मुस्कुरा दी। तो चलें? कार से आलोक जी के घर पहुंचने में करीब 15 मिनट लगे होंगे। बंगले के सामने मनोहारी गार्डन मीता को बहुत अच्छी लगी। गार्डन के बीच में रंगीन फाउंटेन शोभा बढ़ा रहा था। कितने सुंदर गार्डन है। लगता है आलोक जी को प्रकृति से बहुत प्रेम है। उन्हें बहुत सी चीज़ों से प्रेम है, हो सकता है आपसे भी। छी, कुछ तो सोचकर बोला करो, जो मुंह में आया कह दिया। गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरा अनुभव कहता है आप पर डोरे डाले जाएंगे और जाल में फंस जाना आपकी नियति है। प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें मत किया करो नवीन, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मीता जानती थी नवीन उस तरह के मजाक सभी से करता रहा है। एक वर्दीधारी वेटर ने चाय, तले काजू और बिस्किट अदब से सामने रख दिए। आलोक जी के पीए ने अभिवादन कर सूचना दी, मंत्री जी शहरी विकास की मीटिंग लेकर अभी पहुँचे हैं, 10 मिनट का समय लेंगे, असुविधा के लिए क्षमा करें। आप परेशान ना हो, अगर इजाज़त हो आपकी गार्डन देखना चाहूँगी। बड़े शौक़ से मिस, लगता है आपको भी गार्डनिंग का शौक़ है। गार्डनिंग का नहीं, पर सुंदर गार्डन देखने की शौकीन ज़रूर हूँ। नवीन, तुम भी आ रहे हो? ना भाई, मैं यहीं भला आराम से चाय पीऊँगा और म्यूज़िक का आनंद लूँगा। जल्दी जल्दी चाय गले के नीचे उतार मीता बाहर आ गई। गुलाबों के उतने रंग एक साथ देख पाना एक अनुभव था। मखमली घास के लॉन के चारों ओर सफ़ेद पीले क्रिसैंथेमम घेरा बनाए हुए थे। अनगिनत रंग बिरंगे फूलों का मेला देखती मीता अपने को भूल सी गई थी। कैमरे के क्लिक से उसकी तंद्रा भंग हुई थी। सामने खड़ा नवीन उसे देख मुस्कुरा रहा था। ये क्या, तुमने मेरी फ़ोटो क्यों खींची?
इस जगह खड़ी आप एकदम वनदेवी लग रही थीं। अपने को रोक नहीं पाया। लगा अगर इस भंगिमा को कैमरे में कैद कर सका तो मेरी कला सार्थक है। ठीक कहा, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। चित्र की एक प्रति मेरे पास भी भिजवा दीजिएगा। उस आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर देखा। गार्डन के एक छोर पर बंद गले के सफ़ेद कोट पैंट में खड़े आलोक जी मुस्कुरा रहे थे। व्यक्तिगत रूप से मीता उनसे भले ही पहले ना मिली थी, पर उनके ढेरों चित्र समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित देखे थे। आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी आलोक जी इतने सहज भाव से उनकी बातों में सम्मिलित होंगे, इसकी मीता ने कल्पना भी नहीं की थी। गुड इवनिंग सर। नवीन ने सम्मानपूर्वक सिर झुका अभिवादन किया। नमस्ते। मीता के दोनों हाथ जुड़ गए। नमस्ते। बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा आपको। जल्दी आना चाह कर भी पहुंच नहीं सका। हम लोग तो दूसरों की मर्जी के गुलाम जो ठहरे। हल्की मुस्कान के साथ आलोक जी ने मीता की ओर देखते हुए अपनी बात कही थी। उनकी आवाज़ में जैसे शहद घुला था। सुनने वालों की आंखों में सीधे देख अपनी बात कहते आलोक जी की वाणी से कोई भी अप्रभावित नहीं रह सकता था। साथ की महिला सहकर्मियों की मीता के प्रति ईर्ष्या अनायासी नहीं थी। अनुत्तरित मीता की ओर साहस से देख आलोक जी ने सबको भीतर चलने का निमंत्रण दिया। आइए अब अंदर चलें। आप जब चाहें, इस गार्डन में आपका स्वागत है, पर अभी तो जिस काम के लिए आप आई हैं उसे पूरा किया जाए। उस पूरे समय उन्होंने नवीन की उपस्थिति को सर्वथा नकार दिया था। मीता मनी मन घबरा सी गई, कहीं नवीन का मूड उखड़ गया तो। हॉल में पहुंच मीता को उनके पद की गरिमा का अंदाज हो गया। विशाल हॉल की प्रत्येक वस्तु मूल्यवान थी। सोफे पर बैठ आलोक जी ने उसे आमंत्रित किया था। आइए, यहाँ बैठकर बातचीत आसानी से हो सकेगी। क्यों मिस्टर, आपका क्या ख्याल है? जी हाँ सर, यही ठीक रहेगा। प्रोड्यूसर शांति कुमार व्यस्त हो उठे थे। आलोक जी के समीप बैठती मीता संकुचित हो उठी। नवीन ने टेबल के सामने से गुलदान हटा एक और कर दिया था। आलोक जी उसकी तैयारी से उदासीन मीता से बातें कर रहे थे। लगता है दूरदर्शन केंद्र में नई आई हैं, शायद पहली नियुक्ति है। जी। बात बहुत कम करती हैं, इंटरव्यू तो ले पाएंगी ना? उसी के लिए तो आई हूँ। दरअसल आपसे पहले तो कोई परिचय था नहीं, इसलिए कोई कॉमन टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। आलोक जी की चुनौती ने मीता के अंतर के डिबेटर को जगा दिया। ओह, अब बात समझ में आई। इंटरव्यूअर का नारायण स्वामी ने ठीक चुनाव किया है। अब वो हंस रहे थे। नवीन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। साउंड रिकॉर्डिस्ट ने एक दो शब्द सुन ओके कह दिया। लाइट्स ऑन के साथ प्रोड्यूसर ने हाथ से इशारा कर इंटरव्यू शुरू करने को कहा था। सहज स्वाभाविक ढंग से मीता ने साक्षात्कार शुरू किया। आलोक जी ने प्रश्नों के उत्तर इतने अच्छे ढंग से दिए कि बातचीत बहुत आसान हो गई। एक के बाद एक बात निकलती गई, कहीं भी रीटेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अंत में मीता ने एक प्रश्न उनके शौक पर भी पूछा था। रीडिंग, ट्रेनिंग, गार्डनिंग जैसी हॉबीज़ के साथ मंत्री पद पर पहुंचने वाले आलोक जी निश्चय ही असाधारण पुरुष थे। परिवार के साथ आप न्याय कर पाते हैं? इतनी हॉबीज़, राजकाज के कारण क्या पूरे परिवारजन को समय दे पाना संभव हो पाता है? मेरा परिवार तो पूरा देश है। माता पिता ने तो मुझे कर्तव्यों से क्षमा दे रखी है, पर देशवासियों की जिम्मेदारी के लिए कोई छूट लेना संभव नहीं। उनके प्रति जिम्मेदारी ठीक निभाता हूँ या नहीं, ये उन्हीं से पूछ देखिए। अचानक मीता को एहसास हुआ, इतनी बड़ी भूल वो कैसे कर गई। उनके बायोडाटा में साफ लिखा था, पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने ग्राम के उत्थान का संकल्प ले उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। उनकी वही ग्राम सेवा उन्हें विधायक और उसके बाद राज्य मंत्री बना गई थी। विवाह के विषय में कहीं एक पंक्ति भी तो नहीं दी गई थी। वस्तुतः उनकी निष्ठा, समर्पित सेवा भाव ने उन्हें मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों में सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण बना दिया था। उनकी ईमानदारी की चर्चा आम बात थी। गरीबों के वे बस यहाँ माने जाते थे। आलोक जी ने विवाह क्यों नहीं किया? मीता के मन में ये प्रश्न बार बार उभर रहा था, पर पूछने के पहले डायरेक्टर साहब की अनुमति जरूरी थी। न जाने क्यों उन्होंने कह दिया था, उनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में प्रश्न न पूछना ही ठीक है। उन्होंने जनता के लिए व्यक्तिगत सुखों का परित्याग किया है, पर क्यों? क्या पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते समाज सेवा असंभव है? बाबूजी और अम्मा की छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी मीता को याद हुआ ही थी। बाबूजी ने भी अगर समाज सेवा का संकल्प लिया होता तो बहुत सफल रहते। अम्मा के कारण कहीं तो उन्हें अपने को रोकना पड़ा होगा। कहाँ सो गई मीता जी?
आलोक जी के प्रश्न ने मीता को चौंका दिया। आपका ऑटोग्राफ लेना चाहती हूँ, पर ऑटोग्राफ बुक घर में ही रह गई। अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज़ इस पर कुछ लिख दें। सफ़ेद रुमाल मेज पर फैलाती मीता संकुचित थी। कपड़े पर लिखने का ये पहला अनुभव होगा, लाइए ट्राई करता हूँ। क्या लिख दूँ? हंसकर आलोक जी ने मीता को देखा था। जो जी चाहे लिख दें, मैं रुमाल कसकर खींचती हूँ, तब आपको लिखने में आसानी होगी। हम लोग इसके लिए कंपटीशन करते थे। बहुत भोलेपन से अपनी बात कहती मीता ने रुमाल दोनों छोर से खींच कागज़ सा सीधा कर दिया। खिंचे रुमाल पर झुककर आलोक जी ने लिख दिया था, ऐसे ही मुस्कुराती रहें सदैव, आलोक। लिख चुकने के बाद अपना पेन बंद कर मीता की ओर बढ़ा दिया। ये कलम तुम्हारा हुआ, धन्यवाद। पेन थामे मीता की आंखें चमक उठी। अरे गजानन, इन लोगों को अच्छी तरह खिलाकर भेजना, वरना एडिटिंग में बदला लेंगे। मजाक से कही उनकी बात पर सब हंस पड़े। ओके थैंक्स, अब चलूँगा, एक और मीटिंग है, फिर मिलेंगे। अपनी बात पूरी करते ही आलोक जी हॉल से बाहर चले गए थे। उनके जाते जैसे हॉल का प्रकाश मध्यम पड़ गया था। गजानन जी के साथ जलपान लेते सब प्रसन्न थे, पर मीता को जैसे कहीं कोई कमी सी लग रही थी। मीता जी, आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहा। मंत्री जी ने अपना पेन उपहार में दे दिया। प्रोड्यूसर शांति कुमार खुशमिजाज व्यक्ति थे। मीता जी ने इंटरव्यू भी तो कमाल का लिया था, गजानन जी ने जैसे शाबाशी सी दी थी। सिर्फ नवीन चुप बैठा चाय के घूंट लेता रहा। उसकी वो चुप्पी मीता को डरा गई। दूसरे दिन डायरेक्टर ने बुलाकर पूरी रिपोर्ट ली। इंटरव्यू की एडिटिंग की जिम्मेदारी नगेंद्र राय को दी गई थी। प्रसारण के पहले डायरेक्टर ने स्वयं देख इंटरव्यू अप्रूव किया था। इंटरव्यू अच्छा लिया है, कीप इट अप। डायरेक्टर की उस बात पर मीता का चेहरा खिल गया। चलिए, आपको तो इनाम पहले ही मिल चुका है। कम ही लोग आपसे भाग्यशाली होंगे जिन्हें आलोक जी ने अपना कीमती पेन इतनी उदारता से उपहार में दे डाला हो। नवीन के स्वर में व्यंग की स्पष्ट झलक थी। अच्छे छायांकन के लिए तुम भी बधाई के पात्र हो नवीन। मैं खुशी से अपना उपहार तुम्हें दे सकती हूँ। जो चीज़ आपको दी गई है उस पर अधिकार जमाऊँ इतना नीच नहीं हूँ। इसमें नीचता की बात कहाँ से आ गई? मैं तो अपनी खुशी से तुम्हें उपहार दे रही हूँ नवीन। थैंक्स फॉर योर काइंडनेस। ये सच था, उस पेन को मीता ने बहुत संभाल के अलग धर दिया। कभी अपनी मूर्खता पर हंसी आती। पेन को शो पीस की तरह सजाकर रखने से लाभ, उसका तो उपयोग होना चाहिए, पर उसका इस्तेमाल करने का उसका जी ही नहीं चाहा। उसे वो लकी महसूस होता था, चाह कर भी उसका बचपना उसे पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहा था। इंटरव्यू प्रसारण के बाद से मीता प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा कर रही थी। पुरुष वर्ग ने बधाई दे उसका हौसला बढ़ाया। महिला सहकर्मियों ने एक दो चुटीले वाक्य कह उत्साह पर छींटे डाल दिए। इतना सधज के इंटरव्यू लेने गई थी, बेचारे आलोक जी कैसे रजिस्ट कर पाए होंगे। देखा नहीं उनके चेहरे पर कैसी मुग्ध मुस्कान थी। कांता की बात पर शर्मिष्ठा चढ़ गई। आप तो कांता दी हर बात में कुछ ना कुछ नुक्स निकालती हैं। पब्लिक के लिए इंटरव्यू क्या मातमी सूरत बनाकर दिया जाता है? जिस चेहरे को पूरी जनता देखेगी उस पर तो नूर होना ही चाहिए। रही बात मीता की, वो तो है ही सुंदर, जो पहने फपता है। लो भाई, हमने तो मजाक किया था, लगता है अब यहाँ मजाक भी करने में पाबंदी लगाई जाएगी। निशा को शर्मिष्ठा का यूं पक्ष लेना खल गया। वर्मा मैडम का फ़ोन है डायरेक्टर साहब के कमरे में। मेरा फ़ोन? मीता घबरा गई। इस समय तो घर से ही फ़ोन आया होगा, पता नहीं क्या बात है। हेलो कहते ही गंभीर पुरुष स्वर सुनाई दिया। इतनी जल्दी बुला दिया, ऐसा नाकारा तो नहीं? अंत में हल्की सी खनक होती थी। ओह, आप माफ़ कीजिएगा, मैं आपका फ़ोन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इसलिए। किसका एक्सपेक्ट कर रही थी? स्वर में फिर वही परिहास था। किसी का भी नहीं, ज़रूरत पड़ने पर घर वाले ही याद कर लेते हैं। ताज्जुब है, आपको दिन में 1000 फ़ोन तो आने ही चाहिए। एनी हाउ, थैंक्स फॉर एन एक्सीलेंट इंटरव्यू। उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं था सर। आपने सब कुछ इतना सहज बना दिया था कि मैं एकदम नॉर्मल रहा, वरना आई एम कैमरा कॉन्शियस मैन, यू बिलीव इट। आपके चारों ओर तो हमेशा कैमरा रहता है, फिर आपकी क्या समस्या है? बंद कमरे में ये जानते हुए कि मैं जो कर रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, एक तरह का टेंशन पैदा कर देता है। खुली सभा या भीड़ में वैसी फीलिंग नहीं होती। आप जैसा टीवी आर्टिस्ट तो हूँ नहीं। ओह सर, आप तो मुझे यूं ही चढ़ा रहे हैं, मैं एकदम साधारण लड़की हूँ। अच्छा है, यही समझती रहें। जिस दिन अपने असाधारण से परिचय पा लेंगी, धरती पर पाँव नहीं रखेंगी। सर प्लीज़, ये सब झेल पाना मुझे संभव नहीं। ओके थैंक्स,
पर बाय द वे मुझे आलोक कहें, सर नहीं, याद रखिएगा। मीता के नमस्ते कहने के पहले फ़ोन कट चुका था। माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाई थीं। अच्छा हुआ डायरेक्टर साहब ऊपर मीटिंग में व्यस्त थे, वरना वो क्या सोचते। कमरे में पहुंचते ही सबकी प्रश्नवाचक दृष्टि के उत्तर में मीता हल्के से मुस्कुरा दी थी। नथिंग सीरियस, मेरी बहन की फ्रेंड शहर आई थी, उसी ने कॉल किया है। बड़ी मुश्किल से झूठ के 3 कतरे निकल सके थे। आलोक जी का फ़ोन आया था। कहने भर से कमरे में जो विस्फोट होता उसकी अपेक्षा झूठ बोलना आसान था। मीता को झूठ से बेहद नफरत थी, पर आज उसने उसी का सहारा लिया था। अंदर से अपने से असंतुष्ट मीता सहज रह पाने का भरसक प्रयास कर रही थी। शाम को एकांत पाती मीता ने अलका दी को सब बता दिया था। उसके मुंह पर स्थिर दृष्टि डाल अलका दी एक पल को मौन रह गई थी। अगर आगे भी फ़ोन या बुलावा आए तो टाल जाना मीता, मेरी बस यही सलाह है। अब फ़ोन क्यों आएगा अलका दी, और बुलावा, वो तो असंभव बात है। मेरा उनसे लेना देना कैसा, वो उम्र पद सब में बड़े हैं अलका दी। मैं उनके लिए एकदम महत्वहीन हूँ। फ़ोन कर दिया यही बहुत है। तू कितनी महत्वपूर्ण है जान जाएगी, पर अपने ऊपर विवेक का अंकुश रखना कभी ना भूलना मीता, वरना डूब जाएगी। एक हल्की सी उसास अलका दी ने ली थी। अलका दी के वैसा कहने का क्या अर्थ था? आलोक जी ने भी कुछ ऐसी बात कही थी, जिस दिन असाधारण से परिचय पा लेंगी जमीन पर पाँव नहीं धरेंगी। न जाने क्यों मीता का मन उदास हो आया। अचानक बाबूजी याद आने लगे। उनके रहते मीता कितनी सुरक्षित, कितना फ्री महसूस करती थी। काश नीरज छोटा ना होकर बड़ा भाई होता। सुबह को हॉस्टल पहुंचने पर अम्मा की चिट्ठी मिली थी। घर के हालचाल सामान्य थे। छोटी बहन आरती की 12वीं की परीक्षाएं सिर पर हैं। अम्मा ने लिखा था उसे मैथ्स की कोचिंग की ज़रूरत है। मीता वहाँ होती तो ट्यूटर की ज़रूरत नहीं होती। नीरज की 3rd ईयर की परीक्षा समाप्त होने वाली है, वो छुट्टियों में घर आएगा। अगर मीता भी 10-15 दिन की छुट्टियां लेके पहुंच सके तो कुछ दिन सब साथ रह लेंगे। सुबह डायरेक्टर से 10 दिनों की छुट्टी लेने का निर्णय ले मीता सो गई। घर जाने की कल्पना ने मन कपूर सा हल्का कर दिया था। हॉस्टल की नीरस दिनचर्या के बाद भाई बहनों के साथ बैठ हंसी चुहल करने की बात सोच मीता मुस्कुरा उठी। इस बार के वेतन से माँ के लिए एक साड़ी लेगी। बाबूजी के बाद अम्मा ने अपनी सारी ज़रूरतें बच्चों के नाम कर दी थी। नीरज के लिए टी-शर्ट और आरती के लिए सलवार सूट वो पहले ही ले चुकी थी। अपनों को देने का सुख तो वो अब जान सकी थी। अभी तक तो सब कुछ बाबूजी ने ही दिया था। बच्चों के मुंह से निकली हर बात पूरी करना बाबूजी को कितनी प्रसन्नता दे जाता था। बाबूजी, इस बार हम नैनीताल नहीं जाएंगे। फिर कहाँ जाने की सोची है हमारी बेटी ने? मुस्कुराते बाबूजी मीता से पूछते। इस बार हम कश्मीर जाएंगे। तो हम सब कश्मीर चलेंगे? बाबूजी तुरंत हामी भर देते। अम्मा बुनबुनाती रह जाती। आज वो बातें याद कर अम्मा के प्रति ढेर सी सहानुभूति उमड़ आती है। काश उसने ज़िंदगी की सच्चाई का कड़वा पाठ पहले ही पढ़ लिया होता। स्टेशन डायरेक्टर ने उसके आवेदन पर नज़र डाल निगाह उठाई थी। क्या बात है, कहीं मैरिज सेटल हो रही है मिस वर्मा? नहीं सर, भाई बहनों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं। अम्मा चाहती हैं हम सब कुछ दिन साथ रहें बस। अनार हो आए चेहरे के साथ मीता ने अपनी बात पूरी की थी। ओके, हैव नाइस टाइम। निर्देशक ने उसकी छुट्टी मंजूर कर दी थी। मीता का मन बादलों सा उड़ चला, पर जाने की बात के साथ एक और चेहरा मानस में छाता जा रहा था। नियुक्ति के बाद उसने जब अपने शहर जाने की बात कही थी तो अनुपम बेहद उदास हो आया था। क्या जाए बिना नहीं चल सकता मीता? नौकरी करनी है तो घर बाहर देखकर तो नहीं की जा सकती। जहाँ चांस मिले जाना ही पड़ता है। तुम जानते हो अनुपम, मुझे जाना ही होगा। तुम्हें बहुत मिस करूँगा मीता। जानती हूँ, यहाँ तो बस मैं नहीं रहूँगी और सब होंगे, पर वहाँ तो नया परिवेश, नयों के बीच मैं बहुत अकेली रहूँगी अनुपम। याद किया करोगी? ये भी कोई पूछने की बात है? अनुपम, एक रिक्वेस्ट है, कभी छुट्टियों में समय मिलने पर घर हो आया करना। अम्मा को तुम्हारा सहारा रहेगा। तुम्हारा हुक्म सिर आंखों पर मीता। वैसे अब तो यहाँ मैं कुछ ही दिनों का मेहमान ठहरा। क्या मतलब? एमएससी करने तो मुझे बाहर शहर जाना ही होगा। शायद तुम्हारे ही शहर आ पहुँचूँ। स्वागत रहेगा तुम्हारा। मीता के शहर चले आने के बाद अनुपम ने उसकी बात रखी थी। अम्मा के पत्रों में अनुपम की बड़ाई लिखी रहती थी। बड़ा भला लड़का है, छुट्टी में जब भी आता है जो काम हुआ कर जाता है, अपने आप हाल पूछने आ जाता है। शायद गर्मी की छुट्टियों में अनुपम भी मिले।
अनुपम के लिए एक छोटा सा उपहार खरीद कर ले जाने की बात पहले उसने क्यों नहीं सोची थी। रिकॉर्डिंग के बाद टाइम मिला तो आज ही उसके लिए कोई कलात्मक पेंटिंग या वॉल हैंगिंग जरूर ले लेगी। बचपन से अनुपम उसके घर आता रहा है। अनुपम के पापा किसी ब्लॉक में नियुक्त थे। पढ़ाई के कारण अनुपम अपनी माँ के साथ मीता के घर के पास वाले अपने पैतृक घर में रहता था। उसके पापा प्रायः शनिवार की संध्या आते और सोमवार की प्रातः वापस चले जाते थे। बचपन से कोशाग्र बुद्धि अनुपम कक्षा में सर्वप्रथम आता था। 5वीं कक्षा तक लड़के लड़कियों के लिए कस्बे में एक ही स्कूल था, अतः करीब 3-4 वर्षों तक मीता और नीरज के साथ अनुपम भी स्कूल जाया करता था। बाबूजी के असामयिक मृत्यु के समय अनुपम के घर से बहुत सहारा मिला था। अनुपम की माँ ने अम्मा को संभाला था, वरना न जाने क्या होता। अनुपम के पापा जब भी आते हालचाल पूछने जरूर आते थे। अम्मा कहती, अच्छे पड़ोसी भाग्य से ही मिलते हैं, भगवान इनका भला करें। मीता और अनुपम के बीच प्रेम जैसी कोई चीज़ शायद नहीं पनपी थी, पर मीता की हर बात पूरी करना अनुपम का कर्तव्य बन जाता। नीरज से बार बार मनोहार करती मीता जब थक जाती तो गुस्से में उबल पड़ती। ठीक है, मत करो मेरा काम, मुझे भी तुम्हारी गरज नहीं। गरज नहीं तो क्यों बेकार हाथ पांव जोड़ रही थी? देखें तुम्हारा काम कौन करेगा। कहने की देर नहीं होती, अनुपम आनंद फानंद काम पूरा कर डालता। कभी कभी आरती कहती भी, बेकारी नीरज भैया की इतनी खुशामद करती हो, अनुपम दा मिनटों में तुम्हारा काम कर डालते हैं। वो तो ठीक है, पर गैरों का व्यर्थ एहसान लेना ठीक बात तो नहीं है ना आरती। बीएससी की परीक्षा में अनुपम ने टॉप किया था। उस समय मीता बीए पार्ट 1 की छात्रा थी। कॉलेज के प्राचार्य उसकी प्रशंसा करते मुग्ध थे। अनुपम ने अपना नाम सार्थक किया है, वो सचमुच अनुपम है। इस कस्बे के डिग्री कॉलेज में ऐसा रत्न छिपा है, कौन जानता था। अगर ये लड़का किसी बड़े शहर में होता तो कमाल कर दिखाता। कमाल तो उसने यहाँ रहते कर दिखाया है प्रिंसिपल साहब। बड़े शहरों में तो रोज़ ही 10-12 लड़के लड़कियाँ टॉप करते रहते हैं, वहाँ टॉप करना किस गिनती में है। एक पत्रकार ने प्राचार्य को बढ़ावा दिया था। अनुपम की सीधी सादी माँ बेटे की उस गौरव गाथा से अभिभूत थी। उनके पास पहुँच लड़के लड़कियों ने जब मिठाई के लिए शोर मचाया तो आंचल से बंधा 50 रुपये का नोट थमाती गदगद हो उठी थी। आज तो बस इतने पर तसल्ली कर लो, कल को इसके पापा आएंगे तो जी भर के मिठाई पकवान खा लेना। अनुपम के पापा ने पूरे कस्बे के लोगों को पार्टी पर बुलाया था। सभी उसके भाग्य को सराह रहे थे। इलाहाबाद से अनुपम के मामा आए हुए थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। यहाँ जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब मैं अनुपम को साथ ले जाऊँगा। ऐसे ज़हीन लड़के के लिए यहाँ कोई स्कोप नहीं है। शारदा, बाबू इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई पूरी करेगा, फिर वहाँ कंपटीशन की तैयारी की भी सुविधा रहेगी। लड़का कलेक्टर बनेगा, देख लीजिएगा। मामा की बात पर उसके माँ बाप का चेहरा दमक उठा। वाह अनुपम, तुम्हारे क्या ठाठ हैं, जिसे देखो वही न्यौछावर है। मीता ने परिहास किया। क्यों नहीं, ब्लैंक चेक हूँ ना, सो सभी अपना दावा तो ठोकेंगे ही। बाहर जाने के लिए अनुपम ज़्यादा उत्साहित नहीं लग रहा था। ब्लैंक चेक? मीता ताज्जुब में पड़ गई थी। हमारे यहाँ लड़कों को ब्लैंक चेक ही माना जाता है, जितना ऊपर उठेगा उतना ही भारी दाम लगेगा। अनुपम खिन्न सा था। वाह, तब तो तुम्हारी बोली बहुत ऊंची लगेगी, तुम तो टॉपर ठहरे। बोली लगाने दूं तब ना, मतलब तुम किसी के वश में नहीं आने वाले। जिसके वश में हूँ उसके हाथों बेमोल बिकने को तैयार हूँ मीता। अनुपम की उस दृष्टि में न जाने क्या था कि मीता बेहद असहज हो उठी थी। बहाना बना वो अनुपम के पास से हट गई थी, वरना क्या उस दिन अनुपम उसके समक्ष कोई प्रस्ताव न रख देता। रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी। बच्चों के साथ काम करना मीता को हमेशा बहुत अच्छा लगता था। 10 बार रोको टोको, उनके उत्साह में कमी नहीं आती। महिला कार्यक्रम बनाने में हमेशा समस्या आ जाती, जहाँ किसी को रोक टोक लगाई नहीं कि उनके मुंह फूल जाते। मैडम, एडिटिंग कब करेंगी? आज तो देर हो गई, कल कर लेंगे विश्वनाथ। कल तुम फ्री रहोगे? एक कप चाय पिला दीजिएगा, फिर फ्री ही फ्री हूँ। विश्वनाथ मस्त लड़का था। अभी कैजुअल रूप में उसकी नियुक्ति हुई थी। मीता के साथ काम करने वालों को कभी शिकायत का मौका नहीं मिलता था। वो स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा डालती थी। सभी कैजुअल्स के साथ उसी सहानुभूति रहती थी। इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर छुट्टी के बाद भी उन्हें काम से ऐतराज़ नहीं होता था। ठीक है, एक कप चाय के साथ समोसा भी खिला दूंगी, आज चलती हूँ। क्या बात है मैडम, आज घर जाने की बहुत जल्दी है? सैटरडे को घर जा रही हूँ विश्वनाथ, कुछ गिफ्ट्स लेनी है। ओह, तभी तो चेहरे पे इतनी चमक है मैडम के। कब लौटेंगी? अभी गई नहीं, लौटने की बात कर रहे हो? आपके बिना अच्छा नहीं लगता मैडम, एकदम सन्नाटा हो जाता है।
अच्छा अच्छा, अब बहुत मस्काबाजी हो गई, थोड़ी दूसरों के लिए भी छोड़ दो। मीता मुस्कुरा रही थी। हम तो एकदम सच बोला मैडम, किसी को भी पूछ लो, सब ऐसा ही बोलने का। आपको पता नहीं, सब आपको अपनी दीदी मानते हैं। दूसरी मैडम लोगों से तो बस भगवान बचाए काटने को दौड़ती हैं। विश्वनाथ की बात से मीता को हंसी आ गई। मुस्कुराहट दबाती मीता उठ खड़ी हुई। उसे पता है उसके साथ ही कुछ सीनियर्स नए लड़के लड़कियों की छोटी छोटी गलती पर भी कितना नाराज़ हो जाया करती हैं। बाजार में अनुपम के लिए उपहार लेने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। परंपरा में कलात्मक वस्तुओं का भंडार था। एक पेंटिंग अनुपम के लिए अच्छी लगी थी। मैत्री शीर्षक के अंतर्गत एक नन्ही लड़की और उसके सामने बैठा बंदर उसे मुंह चढ़ाता सा लग रहा था। बचपन में कितनी बार उसने अनुपम से रास्ते में पड़ने वाले राजा साहब के बाग में लगे गदरे अमरूदों की फरमाइश की थी। बाग के माली की डांट फटकार की परवाह किए बिना अनुपम चार दीवारी लांघ पेड़ पर बंदर सा चढ़ जाया करता था। हालांकि वो उसे आश्वस्त करती कि माली की शक्ल दिखते ही उसे आगाह कर देगी, पर 2-3 बार माली न जाने कहाँ से अचानक प्रकट हो गया और अनुपम की पीठ पर उसके बेंत भी पड़ गए थे। माफ़ी मांगती मीता को देख अनुपम हंस पड़ता। पगली कहेगी, माली ने हमें जोर से थोड़ी मारा, वो तो हमें डरा रहे थे। देखें तो अनुपम की पीठ से कमीज उठाकर निशान देखने की उसकी कोशिश हमेशा ही व्यर्थ गई। अब तो अनुपम एमएससी फाइनल की परीक्षा दे चुका होगा। बकौल उसके मामा इस वर्ष से ही कंपटीशन की तैयारी करेगा। अचानक अनुपम, नीरज, आरती सबसे मिल आने के लिए मीता बेचैन सी हो उठी। हॉस्टल पहुंच साथ ले जाने वाले सूटकेस में वो पेंटिंग रखती मीता एक बार फिर मुस्कुरा उठी। बिस्तर पर लेटते उसने अगले दिन का कार्यक्रम निश्चित कर डाला था। सुबह एडिटिंग निपटाने के बाद पूरे 2 सप्ताह का कार्यक्रम तैयार था। अलका दी को दायित्व दे जाने से निर्धारित तिथियों में विश्वनाथ कैसेट ले लिया करेगा। निश्चिंत मन सोई मीता सुबह 7:30 बजे तक सोई रह गई थी। चार्टर्ड बस 8:15 पर चल देती है। जल्दी जल्दी तैयार हो एक बिस्कुट के साथ चाय के 2 घूंट निगल मीता नीचे आ गई। जब से उसने घर छोड़ा है, सुबह शाम का नाश्ता खाना कब चैन से नसीब होता है। अम्मा तो उसके स्कूल कॉलेज जाते समय भी शोर मचाए रखती थी। खाना ठीक से नहीं खाएगी तो दिमाग क्या खाक काम करेगा। बाबूजी अम्मा की इस लॉजिक पर खूब हंसा करते। तुम्हारे विचार में तो पहलवानों के दिमाग तेज होने चाहिए, मनो खाते हैं। आप ऐसी ही बातें करके इन बच्चों को बिगाड़ डालते हैं, मेरी एक नहीं सुनते। माना मैं आप जितनी पढ़ी लिखी नहीं, पर उतनी मूर्ख भी नहीं कि बच्चों का अच्छा बुरा ना समझ सकूं। अरे रे रे, तुम तो नाराज़ हो गई। भला तुम इनका अच्छा बुरा नहीं जानोगी तो क्या मैं जानूंगा। मैं तो स्वयं तुम पर निर्भर हूँ भाई। बाबूजी निरीह बन जाते। सुबह जैसे ही ऑफिस आई उसे एक ऑर्डर थमा दिया गया। वो झुंझला गई। हमें ही क्यों, यहाँ इतने और लोग जो हैं। अगर हमें यूरोप ट्रिप से अचानक ना लौटना पड़ता तो 10 दिन बाद ही तो यहाँ पहुँचते। बस हमारे आंसू पूछने के लिए डायरेक्टर साहब ने पूरी टीम को दार्जिलिंग के लिए बुक कर दिया। मुझे नहीं जाना है दार्जिलिंग। घर वालों से मिले कितने महीने बीत गए हैं। ट्राई कर देखो, तुम्हारी लीव ग्रांट होने से रही। वैसे एक बात ज़रूर है, तुम और लड़कियों से बहुत अलग हो। क्यों? वे ऐसे दौरों को दूसरों से छीनना चाहती हैं जबकि तुम्हें इनके प्रति कोई उत्साह ही नहीं है। हर एक की अपनी रुचि अरुचि होती है। वो बात नहीं, और किसी बात के संदर्भ में कहा था मैंने। किस संदर्भ में नवीन? छोड़ो, ना समझो वही अच्छा है। पर दार्जिलिंग के लिए तैयारी कर डालो। जो वुलेंस यूरोप के लिए ख़रीदे थे कम से कम दार्जिलिंग में तो इस्तेमाल कर डालें, वरना पैसे बेकार गए ना। बात पैसों की नहीं है। इस समय इतना होमसिक महसूस कर रही हूँ कि बस लगता है उड़कर पहुँच जाऊँ। नौकरी में सबसे पहले जिस चीज़ को छोड़ना चाहिए वो भावुकता है, पर तुम्हें शायद सबसे ज़्यादा लगाव इसी वीकनेस से है। तुम इसे वीकनेस कहते हो? वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों ही हो सकती हैं। कहीं इसी भावुकता ने लड़की का कैरियर नष्ट कर डाला तो कहीं इसी के बल पर देवी कहलाई। मुझे ना देवी बनना है ना दानवी, बस मीता ही रह जाऊं वही काफ़ी है। एक बात तय है, मुझे दार्जिलिंग जाने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। मैं घर जा रही हूँ। एक नेक सलाह मेरी भी मान देखिए, इस चांस को मत खोइए। विश्वास दिलाता हूँ कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। लौट कर भी तो जाया जा सकता है, पर चांस दोबारा शायद ही मिले। क्या करना है चांस लेकर? स्टेशन डायरेक्टर बनने की तमन्ना नहीं है मेरी। शांतिपूर्वक काम तो करना चाहेंगी। बॉस और नेता को नाराज़ कर जी नहीं सकेंगी। मुझ पर विश्वास है ना? चलकर देखिए कितना एंजॉय करेंगी प्लीज़। नवीन के जोड़े हाथ देख मीता हंस पड़ी थी।
मुझे साथ ले जाने की कोई खास वजह है? तुम्हारे साथ जो सहजता है वो दूसरों के साथ संभव नहीं। अपने को न जाने क्या समझती हैं लड़कियाँ, जो उनके नखरे उठाए वही ठीक है। मैंने तो सुना है लड़कियाँ तुम्हारे नखरे उठाती हैं। हाँ, कैमरे जैसा ट्रम्प कार्ड जो अपने पास है। तो चलोगी ना? ठीक है, एक बार तुम्हारे मन की बात ही सही, चलूँगी। थैंक यू। नवीन का चेहरा खिल उठा। दार्जिलिंग के मनोहारी दृश्यों ने मीता को मुग्ध कर लिया। होटल की बालकनी से दिखता कंचनजंगा का शिखर मीता को बहुत अच्छा लगता था। आलोक जी का कार्यक्रम वहाँ 2 दिनों के लिए नियत था। स्थानीय नेताओं से बातें करते आलोक जी के धैर्य पर मीता आश्चर्यचकित हो उठती। विरोधी दलों की व्यक्तियों की अभद्र उत्तेजित कर देने वाली बातें वे किस शांति से सुन पाते थे। शाम को गवर्नमेंट हाउस में गवर्नर की ओर से दिए गए रात्रि भोज में पूरी टीवी टीम को शामिल होना था। डिनर के पूर्व स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पारंपरिक गीतों और नृत्यों ने समा बांध रखा था। डिनर के बाद होटल पहुंचने पर मीता का टेलीफोन बजा था। हेलो, अगर नींद नहीं आ रही है तो कुछ देर के लिए मेरे रूम में आ सकती हैं? जी, मैं सोने ही जा रही थी। अगर ज़रूरी बात हो तो चेंज करके आ सकती हूँ। मीता लड़खड़ा आई थी। अलका दी ने रात में कभी कहीं अकेले न जाने की चेतावनी जो दी थी। आलोक जी को उस समय उससे क्या काम पड़ गया था? मीता का पूरा शरीर कटंकित हो उठा था। ओके, आप सोइए, फिर कभी सही। जागते सोते रात बीत गई थी। क्यों बुलाया था आलोक जी ने? अगर बह गई होती तो? सुबह की ठंडी हवा ने मीता को जगाया था। कंधे पर शॉल डाल वो बाहर आ गई। सामने के पहाड़ों के पीछे से उभरते लाल सूर्य ने उसका अभिषेक किया और ढेर सारी चिड़ियों ने गीत गा अभिनंदन। सुप्रभात। लगता है रात ठीक से सो नहीं पाई। भोर के उस मन भावन रूप सागर में डूबी मीता जान भी न सकी कब आलोक जी उसके पास आ खड़े हुए थे। जी, आप बहुत जल्दी उठ गए? अपने को संभाल मीता ने पूछा था। मैं शायद सोया ही नहीं, इसलिए जागने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, आप ज़रूर जल्दी जाग गई। क्या हमेशा ही अर्ली राइज़र हैं? अम्मा ने रोज़ जल्दी जगह ऐसी ही आदत डाल दी है। उनका कहना है देर तक सोने वाले शनिचर होते हैं। अम्मा की वो बात याद करती मीता के होंठ मुस्कान में फैल गए। कल रात आपको क्यों याद किया था, जानना चाहेंगी? न जाने क्यों मीता का मुंह लाल हो गया। अनुत्तरित मीता को एक पल तक आलोक जी ने कहा था। महादेवी वर्मा की कुछ पंक्तियां पढ़ते पढ़ते अचानक आप याद आ गईं। कौन सी पंक्तियां? मीता अपनी उत्सुकता रोक नहीं सकी थी। मैं नीर भरी दुख की बदली। ताज्जुब इसी बात का है कि उन पंक्तियों से आपकी याद क्यों आई। आपका चेहरा तो हमेशा उल्लास और उत्साह से दमकता है, फिर ऐसा क्यों हुआ? शायद इसलिए कि अंदर से मैं बहुत उदास और दुखी हूँ। आप उदास या दुखी क्यों होंगी मीता जी? उज्जवल भविष्य के साथ आपका वर्तमान भी। उन बातों को जानने दीजिए। आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं कई बार, पर लगता है आज ही जान पाया दार्जिलिंग की सुबह कितनी सुंदर है। इसके पहले आप कभी जल्दी जागे ही नहीं होंगे, शायद इसलिए। शायद ठीक कह रही हैं। इसके पहले आप यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स देखना चाहेंगी? यूरोप का कार्यक्रम तो एंजॉय नहीं कर पाई, यहाँ दार्जिलिंग का आनंद उठा लें। अगर समय मिला तो देख लूँगी, आप परेशान ना हों। गजानन बाबू से कह दूंगा कार अरेंज हो जाएगी। कल की बैठकों में आपकी ज़रूरत नहीं है। तब तो मैं टाइगर हिल जाना चाहूँगी। सुना है वहाँ सूर्योदय का दृश्य बहुत अद्भुत होता है। ज़रूर जाइएगा। बतसिया लूप की रेल में भी ज़रूर बैठिएगा। मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स। आइए एक कप गर्म कॉफ़ी हो जाए। गजानन को मेरे जागने की खबर नहीं हुई, वरना आज की ये सुहानी सुबह भी उसके नाम करनी पड़ती। आलोक जी की बात खत्म होते ना होते सामने से हड़बड़ाए गजानन बाबू भागते से आते दिखे थे। सर, आज इतनी जल्दी जाग गए? तबीयत तो ठीक है ना? एकदम ठीक हूँ, पर गजानन जी आप अपनी कोई चर्चा छेड़ें उसके पहले एक कप गर्म कॉफ़ी लेने देंगे? आलोक जी के स्वर में स्नेह और परिहास का संगम था। अभी लें सर? आपने अभी तक चाय कॉफ़ी भी नहीं ली? मुझे माफ़ करें, देर तक सोता रह गया। आप ठीक टाइम से उठे हैं गजानन बाबू। अगर थोड़ा और पहले जाग जाते तो मुश्किल हो जाती। थैंक यू सर। कृतज्ञ भाव से सिर झुका गजानन बाबू कॉफ़ी का ऑर्डर देने अंदर चले गए। मैं चलती हूँ। अरे वाह, फिर गजानन की कॉफ़ी का क्या होगा? बेचारा मायूस हो जाएगा, उस पर तो दया कीजिए। आलोक जी की नाटकीय मुद्रा पर मीता हंस पड़ी। तेजी से आते गजानन बाबू के साथ वेटर के हाथ में कॉफ़ी की ट्रे थी। लॉन में पड़ी टेबल पर ट्रे रख
वेटर ने कॉफ़ी का मग आलोक जी की ओर बढ़ाया था। मैडम को दीजिए, कहते आलोक जी ने झुककर ट्रे से दूसरा मग उठा लिया। बिस्किट मैडम? नो थैंक्स, इतनी जल्दी कुछ खाने की आदत नहीं है, बस यही कॉफ़ी है। बिस्किट तो हल्के होते हैं मैडम, अकेले चाय कॉफ़ी पीना नुकसानदेह होता है, एसिडिटी हो जाती है, गजानन बाबू ने अपनी जानकारी दी। अब आप समझ सकती हैं कैसे मुझे 24 घंटे इनकी डॉक्टरी सलाह पर जीना पड़ता है। आलोक जी ने व्यवस्था जताई। ठीक ही तो है, आपके व्यस्त जीवन में बहुत ज़रूरी है कोई आपकी ठीक से देखभाल करता रहे। मीता की सहज रूप से कही बात पर गजानन बाबू और आलोक जी जैसे दोनों ही अस्थिर से हो उठे थे। आलोक जी कप रखकर उठ खड़े हुए। थैंक्स फॉर द कंपनी। गजानन जी, चलें आज का काम शुरू करें? यस सर। मीता से आंख चुराते हुए गजानन बाबू आलोक जी के पीछे पीछे चल दिए। विस्मित मीता उनकी पीठ ताकती रह गई। दिन में चहकते नवीन ने आकर चौंकाया था। वाओ, ग्रेट न्यूज़ फॉर मिस मीता। क्या हुआ, बड़े खुश नज़र आ रहे हो? बात ही ऐसी है, सुनोगी तो उछल पड़ोगी। गजानन बाबू ने हमारे लिए गाड़ी भेजी है, दार्जिलिंग के टूरिस्ट स्पॉट देखने जाने के लिए हम फ्री हैं। मेरा मूड नहीं है, तुम चले जाओ नवीन। कमाल करती है, अगर आप न गई तो हमारा मूड ख़राब हो जाएगा। अब जल्दी उठिए मैडम, देर हो रही है, बाकी सीनियर आराम फरमा रहे हैं, हम दोनों ही चल सकते हैं। नवीन कभी बड़े अपनेपन से मीता को तुम पुकार लेता तो कभी आप कह अपनी नाराज़गी जाहिर करता। बेमन से मीता को उठना पड़ा था। बतसिया लूप की ट्रेन में बैठी मीता को आलोक जी की बात याद आ रही थी। उन्होंने कैसे जान लिया उसे इस छोटी सी रेलगाड़ी की यात्रा में बहुत आनंद आएगा। मॉल की छोटी छोटी दुकानों में विदेशी पर्यटकों की भीड़ थी। उस चौरस जमीन के टुकड़े पर खुशी बिखरी पड़ी थी। पर्यटक खुशी के रंग में रंगे एक सार हो गए थे। कुछ खरीदना नहीं है मीता जी? क्या खरीदूं? ये कहिए क्या ना खरीदूं? मेरा तो जी चाहता है सब कुछ खरीद ले जाऊं। जी चाहने से ही तो सब कुछ नहीं हो जाता नवीन। हमेशा अपनी व्यवस्था का रोना रोते रहना क्या ज़रूरी है? कभी तो हंसा करो। तुम नहीं जानते। क्या नहीं जानता? यही ना कि घर के सारे दायित्व तो आप निभा रही हैं, पर क्या इस तरह की लड़की आप अकेली ही हैं? हर घर में मजबूरी का जीवन जीता कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। मेरे बारे में कितना जानती हैं आप? नवीन के उस आक्रोश पर मीता अवाक रह गई थी। शायद उससे इस तरह बोलने का नवीन का पहला अवसर था। पनियाई आंखें चुराती मीता मॉल से नीचे नेपाली मार्केट की ओर उतरने लगी थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कतई इरादा नहीं था। इट्स ओके, तुमने ठीक ही कहा, मैं व्यर्थ ही सबका मूड ख़राब कर देती हूँ। ये तो नाराज़गी वाली बात हुई। चलो इसी बात पर मेरी ओर से एक आइसक्रीम हो जाए, शायद आइसक्रीम से गुस्सा ठंडा हो जाए। इस सर्दी में आइसक्रीम? तुम मुझे नीरज की याद दिला जाते हो, वो भी ऐसे लड़ाई करने के बाद सौदा करता है। नीरज कौन? मेरा भाई। हम दोनों खूब झगड़ते थे और बाद में वो कैडबरीज या आइसक्रीम खिला अपनी गलती मान लेता था। नवीन जैसे चुप सा पड़ गया था। उसके मुंह के भाव पढ़ पाना कठिन था। क्या हुआ नवीन? क्या आइसक्रीम की बात टालना चाहते हो? नहीं, वैसा कोई इरादा नहीं है। मैं जो कहता हूँ उसे पूरा ज़रूर करता हूँ। चलो उस पार्लर में चलते हैं। दोनों मॉल के दाहिने कोने पर बने पार्लर की ओर बढ़ चढ़े थे। सामने गर्म डोसे बन रहे थे। नवीन, आइसक्रीम के पहले एक एक डोसा हो जाए। सॉरी, अपनी जेब एक ही चीज़ का खर्चा उठा सकती है, चुन लो। क्यों, क्या डोसा मैं नहीं खिला सकती? आओ, डोसा मेरी ओर से चलेगा। एक लड़की से खर्च कराना हमारी संस्कृति नहीं, वो भी अपनी छोटी बहन से। चलो आज घाटा ही सही। तुमने मुझे अपनी बहन माना नवीन? क्यों, तुम्हारे भाई लायक गुण नहीं है मुझ में? नवीन गंभीर था। ओ नवीन, तुम्हारे साथ हमेशा अपने को सुरक्षित पाती रही हूँ। शायद हमेशा यही एहसास हुआ मेरे साथ मेरा बड़ा भाई है। मीता का गला भरसा आया था। फिर वही भावुकता। तुम लड़कियां भी बस या तो लड़ोगी या रोओगी। इसी चक्कर में डोसा ठंडा हो जाएगा और आइसक्रीम पिघल जाएगी। मीता हंस पड़ी थी। मन जैसे फूल सा हल्का हो आया था। नवीन में हमेशा उसने भाई पाया, शायद इसीलिए वो उसके साथ इतनी सहज रहती थी। कल सुबह टाइगर हिल ज़रूर चलना है, जाग सकोगे ना? सुबह 4 बजे पहुंचने के लिए 3 बजे चलना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना है। इतनी सर्दी में मेरा क्या दिमाग ख़राब हुआ है जो 4 बजे कांपते हुए सूर्योदय देखने जाऊं? ठीक है, मत जाओ, अकेले ही जाऊंगी, पर बाद में पछताओगे। पछताना मेरी आदत में नहीं, जो बीत गई सो बात गई।
उस रात मीता को बहुत मीठी नींद आई थी, पर सोने के पहले ये बात दिमाग में जरूर आई। आलोक जी ने महादेवी वर्मा की उन भावुक पंक्तियों के साथ उसे याद किया था, और उसने क्या अंट-संट सोच डाला था। रजाई ऊपर तक खींच मानो उसने अपनी शर्म छिपाई थी। 2 बजे अलार्म की कर्कश आवाज़ ने मीता की मीठी नींद से जगाया। रात में गजानन बाबू ने कार का इंतज़ाम कर दिया था। ठीक 2:30 बजे चलकर 4 बजे टाइगर हिल पहुंचना होगा, वरना सूर्योदय का दृश्य नहीं देख पाएंगी मैडम। ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। उत्साहित मीता ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की थी कि उसके साथ कोई जा भी रहा था या नहीं। लॉन्ग कोट पहनना उसे कभी पसंद नहीं था, पर सुबह की बर्फीली हवा की चुनौती उससे ही झेली जा सकती थी। सिर पर स्कार्फ बांध मीता नीचे रिसेप्शन पर उतर आई थी। लाउंज में गजानन बाबू उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वाह मैडम, मान गया, आप सचमुच धुन की पक्की हैं, वरना इस समय रजाई से बाहर आ पाना क्या संभव है। आप भी तो उठे हैं गजानन जी, क्या आप भी चल रहे हैं? मंत्री जी के साथ जाना तो मेरी मजबूरी ठहरी मैडम। क्या मंत्री जी भी जा रहे हैं? बस आपका इंतजार था, उन्हें अभी खबर करता हूँ। ये लीजिए, शांति बाबू और नागेंद्र जी भी आ गए। एएसडी और प्रोड्यूसर के साथ नवीन नहीं था। जरूर वो गहरी नींद में सो रहा था, पर आलोक जी जैसा व्यस्त आदमी साइट सीइंग के लिए समय व्यर्थ करे, मीता को ताज्जुब हो रहा था। कुर्ते पजामे के साथ शॉल ओढ़े आलोक जी के चेहरे पर ताजगी थी। एएसडी और प्रोड्यूसर ने श्रद्धापूर्वक अभिवादन किया था। मीता ने शायद नमस्ते के लिए हाथ उठाए भर थे। हेलो, सब चलने को तैयार हैं? चलें गजानन? आइए सर, गाड़ी तैयार है। मैडम आप भी आएँ, हम लोग दूसरी गाड़ी में आते हैं। गरम चाय का थर्मस लेना है। चलिए। मीता को हाथ से आगे बढ़ने का संकेत करते आलोक जी चल दिए थे। कार के बंद शीशों के बीच आलोक जी के सानिध्य में मीता को गर्मी सी लगने लगी थी। आलोक जी ने सीट के पीछे से टिका कर आंखें मूंद ली थी। करीब 1.5 घंटे बाद कार टाइगर हिल पहुंच गई थी। गजानन जी की कार 5-7 मिनट बाद आ पहुंची थी। सर, आपने सिक्योरिटी नहीं लाने दी, कहीं किसी ने पहचान लिया तो? कुछ नहीं होगा गजानन, मीता जी मेरे साथ चलेंगी, किसी को आभास भी नहीं होगा। यही आनंद तो मैं भूल गया हूँ गजानन, अपने आप में मस्त, दूर तक पहचाना न जाना। मीता जी प्लीज़, आप सर के साथ ही रहें, लोग समझेंगे कोई कपल सूर्योदय देखने आया है। जो मैंने कहा उसे माइंड ना करें, यह ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़। शर्म से मीता के कान की लवें तक लाल हो उठी थी। काश वो इस बात को पहले जान पाती तो भला यहाँ इस तरह आलोक जी की रक्षिका बन आती, पर अब चारा ही क्या था। गजानन ने कॉफ़ी का कप जैसे ही पेश किया, आलोक जी झुंझला उठे थे। कभी तो मुझे भी आम आदमी की तरह एंजॉय करने का अधिकार होना चाहिए, यहाँ भी वही वीआईपी ट्रीटमेंट। आई एम फेड अप। सॉरी सर, आपकी उठते ही कॉफ़ी की आदत है इसलिए। लाइए, इस समय सूर्योदय के साथ गरम गरम कॉफ़ी से आनंद दुगना हो जाएगा। मीता ने हाथ बढ़ा कॉफ़ी का मग थाम लिया। गजानन बाबू का मुख चमक उठा। आप बहुत उदार हैं मीता जी। सॉरी गजानन। आलोक जी हल्के से मुस्कुरा दिए। पहाड़ों के पीछे से उगता लाल सूर्य देखना एक अभूतपूर्व अनुभव था। कितना अद्भुत, कितना सुंदर है ना? मीता के चेहरे पर लाल रश्मियाँ प्रतिबिंबित थीं। हाँ, सचमुच बहुत ही अपूर्व और अद्भुत है। मीता के चेहरे पर आलोक जी की दृष्टि गड़सी गई थी। थैंक्स, आपके कारण ये सब देख सका, वरना। आलोक जी ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था। वापस आते आलोक जी पूरे समय मौन ही रहे थे। मीता ने नवीन को चिढ़ाया था। इतना सुंदर दृश्य देख पाना सबका सौभाग्य नहीं होता। कुएं के पास जाकर प्यासा लौटता, तुम्हें ही देखा है। चलो, मेरी जगह तुमने तो उस दृश्य को आंखों में कैद कर लिया है ना। तुम्हारी आंखों की चमक से उसकी सुंदरता की कल्पना कर सकता हूँ। आलोक जी भी मुग्ध थे। क्या आलोक जी भी गए थे? हाँ, सब तुम्हारे जैसे आलसी थोड़े हैं कि एक दिन की नींद भी सेक्रीफाइस ना कर सकें। ताज्जुब है, शायद ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने इस तरह के फालतू काम के लिए अपना टाइम वेस्ट किया होगा। पर क्यों? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उनका पर्सनल बायोडाटा तुम्हारे पास हो। एनी हाउ, ये आलोक जी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। अगर लगे तो बी केयरफुल, इन लोगों से दूरी ही भली। ओके बिग ब्रदर, और कोई सलाह? दोनों हंस पड़े। दार्जिलिंग से वापस लौट मीता अपनी पुरानी दिनचर्या में व्यस्त हो गई थी। उसके पीछे अम्मा और आरती के पत्र आए थे। घर न पहुंचने की अम्मा और आरती दोनों की ही शिकायत थी। उससे न मिल पाने की वजह से नीरज भी उदास रहा।
दिल्ली में नीरज की 2 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद वो मीता के पास पहुंचेगा। आरती के एग्ज़ाम्स के लिए शुभकामना कार्ड भी नहीं भेज सकी थी। शाम को उसे लंबा सा पत्र लिखने का निर्णय ले मीता ने काम शुरू किया था। पिछले 2 दिनों से अलका दी के ना आने से मीता चिंतित हो उठी। क्या बात है नवीन, अलका दी नहीं दिखाई दे रही हैं? कहीं टूर पर गई हैं क्या? शायद बीमार हैं, 1 सप्ताह की छुट्टी की एप्लीकेशन आई है। क्या हुआ? पता नहीं, अपने बारे में उन्हें कभी बात करते देखा है क्या? उनका घर कहाँ है? वो भी पता नहीं, पर शायद रामदीन से पता लग जाए। ऑफिस का सबसे पुराना मैसेंजर है ना। रामदीन के बताए पते पर पहुंचने में मीता को काफ़ी मुश्किल उठानी पड़ी थी। सकरी गली से पहुंचकर जिस घर का जीर्ण द्वार खटखटाया वो उस घर की हालत का परिचायक था। दरवाज़ा एक 7-8 वर्ष की लड़की ने खोला था। किससे मिलना है आंटी? अलका जी हैं? कौन, मम्मी? कौन है दिव्या, किससे बातें कर रही हो? अंदर से अलका दी की आवाज़ आई थी। देखो ना मम्मी, ये कौन आंटी आई हैं? कौन है? कहती अलका दी बाहर आ गई थी। अरे मीता, यहाँ? आप 2 दिन से नहीं आ रही थी, पता लगा बीमार है सो देखने चली आई। अलका दी को उस बच्ची द्वारा मम्मी पुकारे जाने की बात ने मीता को उलझन में डाल दिया था। यहाँ का पता रामदीन ने बताया होगा। उनके अलावा और कोई आपका पता कहाँ जानता है अलका दी? उसने भी तुझे बता दिया, वरना और किसी को बताने वाला नहीं। आओ मीता, इधर ही बैठोगी या आंगन में चलें? शाम को गर्मियों में आंगन अच्छा रहता है। तो चलिए वहीं बैठा जाए। दिव्या, ये तेरी मीता आंटी है, इन्हें क्या खिलाया जाए? टॉफ़ी दूँ मम्मी? बच्ची की भोली बात पर दोनों हंस पड़ी थीं। हमें तो पता ही नहीं था आप यहाँ रहती हैं, वरना आपके लिए ढेर सी टॉफ़ी ज़रूर लाते, मीता ने प्यार से कहा। इसे देख ताज्जुब में पड़ गई ना। शायद मेरी बेटी है, पर आपने कभी चर्चा नहीं की। बहुत सी बातें हैं मीता, किस किस की चर्चा की जाए। वैसे लोगों ने मेरी जितनी लंबी कहानी सुनाई होगी उससे छोटी ही है। आपके बारे में मैंने कभी लोगों से कुछ नहीं जानना चाहा अलका दी। अगर किसी ने कोशिश भी की तो वहीं रोक दिया, पर आज सब कुछ जान पाने की उत्सुकता जरूर जाग गई है। आपके जीवन में जरूर कुछ अनहोना घटा है, ये तो समझती थी, पर क्या हुआ है नहीं जान सकी। सुरमा। अलका दी की आवाज़ पर एक आदिवासी युवती कमरे में आई थी। सुरमा, इन दीदी के लिए चाय पिलाएगी? खाना तो तैयार है ना? अभी लाई दीदी, खाना जब कहें लगा दूँ। आप बेकारी तकल्लुफ़ कर रही हैं अलका दी, अभी भरपेट खाकर निकली थी। सोचा था छुट्टी का दिन आपके साथ ही गुजारूं। बड़ी बहन के साथ पूरा दिन रहने के लिए घर से खाना खाकर आना होता है मीता। सोचा आप बीमार हैं, असुविधा ना हो, बस इसलिए, वरना। अच्छा अच्छा, जान गई। अपनी अलका दी का बड़ा ख्याल है ना तुझे। सुरमा, तू हमें चाय देकर बेबी को खाना खिला दे। नहीं मम्मी, हम आपके साथ खाना खाएंगे। दिव्या ठुनक गई थी। अरे वाह, हमारी बेटी इतनी जल्दी भूल गई। आज तुम्हें शीला आंटी ने बुलाया है ना। खाना खाकर आराम नहीं करोगी तो हम मूवी देखते देखते नींद आ जाएगी। ठीक है मम्मी, तुम आंटी के साथ खा लेना। बाय आंटी। दिव्या का चेहरा चमक उठा था। बड़ी प्यारी बच्ची है, काश अपना सा उजला भाग्य भी लाती। अलका दी ने सांस ली थी। आपने कैसे जाना उसका भाग्य? भविष्य दृष्टा तो आप हैं नहीं। भगवान उसे सारे सुख देंगे, मीता ने जैसे तसल्ली सी दी थी। जन्म के पहले ही अपना भाग्य लिखा लाई थी मीता। तेरी तरह मुझे भी मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी थी। उम्र के उस मोड़ पर हर लड़की मोहक लगती है। मैं कुछ ज़्यादा ही आकर्षक थी। साथ काम करने वालों की लोलुप शरीर बिंधती दृष्टियाँ आसानी से सह पाना कठिन लगता, पर मजबूरी मेरी ही थी। उन जाड़ों में शाम कितनी जल्दी गहरी हो जाती थी, जानती है ना? कौन सी शाम की बात कह रही हैं अलका दी? एक काली शाम थी वो। काम की क्वालिटी बढ़िया हो इसके लिए मैं खुद एडिटिंग के लिए बैठती थी। काम करते कब सब लोग घर चले गए पता ही नहीं चला। अचानक एडिटिंग कर रहे नरेश ने काम बंद कर मेरे कंधे पर हाथ धर कहा था, कब तक काम कराएंगी मिस, भूख लगाई है। इतनी देर काम करने का इनाम मिलना चाहिए। कंधे पर नरेश के हाथ के बढ़ते दबाव से मैं घबरा गई थी। हल्के से उसका हाथ हटाने की कोशिश की तो उसने दोनों हाथ से मेरे चारों ओर लपेट कर मुझे अपने सीने में जकड़ लिया। डर से मेरी बुरी हालत थी। अपने को छुड़ाने के प्रयास में मैं चीखती जा रही थी। तभी पीछे से किसी ने आकर नरेश को खींच एक और कर दिया था। ये क्या तमाशा है? आई विल सस्पेंड यू। सीनियर प्रोड्यूसर नवींद्र नाथ को देख मैं रो पड़ी थी। घबराइए नहीं, चलिए बहुत देर हो गई है। आपको मेरी गाड़ी घर पहुंचा देगी। और मिस्टर नरेश, मीट इन माय ऑफिस, मैं इंतज़ार कर रहा हूं। थैंक यू सर। आंसुओं के बीच बस उतना ही कह सकी थी।
इट्स ओके, डोंट बी अपसेट। आगे से कोई प्रॉब्लम आए सीधे मेरे पास चली आना। अब ये आंसू पोंछ डालो वरना घर के लोग परेशान होंगे। बड़े प्यार से अपने रुमाल से जब उन्होंने मेरे आंसू पूछे तो मुझे उस स्नेह भरे स्पर्श में बड़े भाई के हाथ के स्पर्श सा अनुभव हुआ था मीता। फिर क्या हुआ अलका दी? अगले दिन नरेश ने आकर माफ़ी मांगी थी। नवींद्रनाथ जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर कहा था, वैसे तो मैं नरेश को आसानी से सस्पेंड कर सकता हूँ, मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ, पर इसमें बदनामी तुम्हारी हो सकती है। लोग हमेशा लड़की को ही दोष देते हैं। एक बार इस तरह की घटना की शिकार हुई लड़की पर सब आदमी शिकारी नज़र रखने लगते हैं कि कब चांस मिले। और खैर वो सब छोड़ो, इसीलिए मैंने उसे चेतावनी देकर तुमसे माफ़ी मांगने को कहा था। अगर तुम उसे माफ़ी न देना चाहो तो मैं उस पर कोई और एक्शन ले सकता हूँ। नहीं सर, आपने जो कहा वो ठीक है। मैं भी नहीं चाहती कि वो बात कहीं बाहर जाए। थैंक यू सर, हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। फिर वही तकल्लुफ़, मुझे अपना ही समझो अलका। बाय द वे, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई, बस। पिता? पिताजी का पिछले साल स्वर्गवास हो गया। बहुत लंबी बीमारी का कष्ट उन्हें झेलना पड़ा था सर। मृत्यु के 3 वर्षों पूर्व से उनका ऑफिस जाना बंद हो गया था। ओह, तुम सबको बहुत कष्ट उठाना पड़ा होगा। मैं समझ सकता हूँ। मेरे पिताजी भी हमें बचपन में ही छोड़ गए थे। तुम मुझसे कोई संकोच नहीं रखना अलका। अगर तुम्हारे किसी काम आ सका तो अपने को भाग्यशाली मानूंगा। उस दिन के बाद से अनजाने ही मैं उनके निकट होती गई थी। लगता था वो मेरी हर तकलीफ़ सिर्फ समझते ही नहीं बल्कि भोगते थे। मुझे कभी उदास नहीं होने देते थे। पर एक बात ज़रूर खलती थी, उन्होंने कभी मुझे अपने घर आने का निमंत्रण नहीं दिया। एक बार मैंने ही कहा था, आपके साथ भाभी जी से मिलना चाहती हूँ, कब ले चलेंगे? उनसे मिलने के लिए तो प्रतीक्षा करनी होगी। मतलब वो कहीं बाहर गई हुई हैं? क्या कहूँ अलका, सच तो ये है, जिस आदमी की ज़िंदगी में दुख आ जाए तो वो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेता। मेरी पत्नी को गृहस्थ जीवन से वैराग्य सा हो गया है। बहुत समझाया पर घर बार बच्चों का मोह छोड़ हरिद्वार जा बसी हैं। अपने माता पिता के गुरु के आश्रम में जीवन काट रही हैं और यहाँ उसके बिना बच्चे और मैं अनाथ हो गया हूँ अलका। नवींद्र जी का स्वर रुंध गया था। इस उम्र में वैराग्य का कोई कारण तो रहा होगा सर। बात कहने में भी संकोच होता है। बचपन से उनके घर में इन गुरुजी का आना जाना था। ना जाने उन्होंने कैसा वशीकरण मंत्र पढ़ा दिया कि उसके पीछे दीवानी हो गई। ऐसा भी संभव है क्या? पति न सही, बच्चों का मोह छोड़ पाना क्या स्त्री को आसान होता है? यही बात तो समझ में नहीं आती अलका। बेचारे बच्चे माँ के रहते बिन माँ के हो गए हैं। बड़ी लड़की को हॉस्टल भेज दिया। अब इस वर्ष से छोटा बेटा भी नेतरहाट चला गया। एकदम अकेला छूट गया हूँ मैं अलका। अलका का मन उनके प्रति भीग उठा। सब कुछ पाकर भी इंसान कितना असहाय हो सकता है। नवींद्र जी के लिए अलका के मन में ढेर सा नेह उमड़ आया था। ऐसा क्यों सोचते हैं, हम सब भी तो आपके हैं। सच कहती हो अलका? ओह अलका, ये बात कहकर तुमने मुझे नया जीवन दे दिया है। मैं तुम्हारा कितना आभारी हूँ। अलका के मस्तक पर निस्संकोच उन्होंने चुंबन दे कृतज्ञता ज्ञापित की थी। अलका ने भी उसका अर्थ अन्यथा कहाँ लिया था। उसके बाद नवेंद्र जी का अलका के घर आना जाना शुरू हो गया था। ड्यूटी के बाद अलका को उसके घर ड्रॉप करना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। अलका की माँ भाई बहन भी उन्हें खूब सम्मान देते। जल्दी वापस लौटने की बात पर अलका रोक लेती। यही खाना खाकर जाइए, वहाँ नौकर के हाथ का कच्चा पक्का खाना खाते हैं, यहाँ माँ का पकाया खाकर देखिए। सच में कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे अपना परिवार मिल गया। नवींद्र जी आराम से देर रात तक बैठे बतियाते रहते। भाई बहन भी अब अधिकार पूर्वक उनसे अपनी फरमाइशें करने लगे थे। ऐसे नवींद्र के साथ जब एक कार्यक्रम की कवरेज के लिए अलका को दूसरे शहर जाने के लिए कहा गया तो घर में किसी को भी आपत्ति का सवाल ही नहीं उठता था। अनहोनी वहीं घटी थी। देर रात प्रोग्राम कवरेज के बाद डिनर से जब लौटी तो साथ में नवींद्र जी ही थे। खाने के पहले शायद ज़्यादा ही पी गए थे। होटल पहुंच अलका के साथ जब उसके कमरे में जाने लगे तो उसने कहा था, बहुत रात हो गई, अब आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा अलका, थोड़ी देर तो अपने पास रहने दो प्लीज़। इस वक्त बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर रहने दो। उनके कातर स्वर पर अलका पिघल गई थी। ठीक है, पर थोड़ी देर में जाना पड़ेगा। कमरे में पहुंच अलका को जबरन पलंग पर बैठाकर उन्होंने उसकी गोदी में सिर रख दिया। अलका ने सिर हटाने की कोशिश की तो वे रो पड़े। प्लीज़ अलका, मुझे मत हटाओ, मैं मर जाऊंगा।
तुम्हारे सहारे मैं जी रहा हूँ। आई लव यू अलका। ये क्या कह रहे हैं सर? आप होश में नहीं हैं, प्लीज़ अपने कमरे में जाइए। मैं पूरे होश में हूँ अलका। आई लव यू, आई लव यू। अलका पर उनका दबाव बढ़ता गया और विरोध के बावजूद अलका अवश होती गई थी। माथा, गाल, होंठ सब उनके चुम्बनों से भीग गए थे। अंततः अलका अपने पर नियंत्रण न रख सकी थी। वो रात मेरे जीवन की काल रात्रि थी मीता। दूसरे दिन सुबह अपने से घृणा हो आई थी, पर नवींद्र जी ने बाहों में भरकर दिलासा दिया था। मुझे माफ़ करना अलका, मैं संयम और विवेक खो बैठा था। विश्वास दिलाता हूँ हमेशा तुम्हारा रहूँगा। बात खत्म करते नवींद्र जी ने ललाट पर फिर स्नेह चिन्ह अंकित कर दिया था। उस कवरेज कार्यक्रम के बाद घर लौटी अलका एकदम बदल चुकी थी। माँ उसका उतरा चेहरा देख घबरा गई थी। क्या बीमार पड़ गई थी अलका? चेहरा ऐसा बुझा सा क्यों है? शायद थकान है अम्मा, बस इसलिए। बार बार नहा कर भी अलका को अपना बदन गंदा ही लगता रहा। 2 कौर मुंह में डाल सिर तक चादर ओढ़ दिन भर मुंह ढांपे पड़ी रही थी। ये क्या हो गया? जिन्हें अपना गुरुजन जान सम्मान का पात्र माना था, उनके साथ ऐसा संबंध? छी! अलका को अपने से घृणा हो आई थी। काश वो प्रतिरोध कर पाती। क्यों वो इतनी कमज़ोर पड़ गई थी? क्या उसके मन में भी उनके लिए कमज़ोरी थी? नहीं, ऐसा तो सोच भी नहीं सकती। कैसे सबसे अपना मुंह छिपाए? दूसरे दिन अलका कार्यालय नहीं गई थी। अम्मा से वो सब बता पाने का साहस बटोर नहीं सकी थी। वे तो पहले ही टूट चुकी थीं। जवान लड़की के साथ जो कुछ हुआ क्या सह सकेंगी? अकेले उस बोझ को ढोते रहना कैसे होगा? भाई बहनों के निष्पाप चेहरे देख अलका अपने को माफ़ नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन शाम को नवींद्र नाथ जी घर आ पहुँचे थे। क्या बात है माँ जी, अलका 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है? न जाने क्यों सुस्त सी पड़ी है, लाख पूछा जवाब नहीं देती। न जाने क्या हुआ है, तुम ही पूछ देखो बेटा। नवींद्र जी को अलका के पास भेज अम्मा उनके भोजन की व्यवस्था के लिए रसोई में घुस गई थीं। भाई बहन नवींद्र जी की लाई मिठाई खा होमवर्क में जुट गए थे। कैसी हो अलका? निरुत्तरित अलका ने मुंह उठाकर भी नहीं देखा था। कमरे के हल्के प्रकाश में उसका उदास चेहरा और ज़्यादा मायूस लग रहा था। मुझसे बहुत नाराज़ हो अलका? मेरी ओर नहीं देखोगी? जानती हो 2 दिन से पानी भी गले से नीचे उतार पाना मुश्किल लग रहा है। तुम्हारा अपराधी हूँ, जो चाहे सजा दे दो, पर यूं मुझसे नाता न तोड़ो। अलका के मौन पर दृढ़ शब्दों में नवींद्र जी ने कहा था, ठीक है, अब मृत्यु ही मेरा सही दंड है। अपना मुंह तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। यही चाहती हो ना? मैं जा रहा हूँ अलका। नवींद्र जी उठ खड़े हुए थे। अलका ने उनके मुंह पर जैसे मृत्यु की छाया पड़ ली थी। झटके से उठ अलका ने उनकी राह रोक ली थी। आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको जीवित रहना होगा। किसके लिए अलका? मेरे जीवन की किसे ज़रूरत है? तुम्हारा अपराधी बन जाने से मौत अच्छी। मुझे मत रोको अलका, वरना मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरे लिए जीना पड़ेगा आपको। अलका के कांपते अधरों से न जाने वो बात कैसे निकली थी। शायद पिछले 2 दिनों से जिस उधेड़बुन में वो थी, उसका यही एकमात्र समाधान शेष था। भारतीय परिवार में पली बढ़ी अलका के मन में एक ही बात सर्वोपरि थी, शरीर का स्वामी केवल पति ही हो सकता है। दूसरे की भोग्या लड़की की कहीं इज्जत नहीं। अब जब नवींद्र जी उसे स्वयं स्वीकार कर रहे थे, तो दूसरा क्या विकल्प शेष था? माना कि वे विवाहित 2 बच्चों के पिता थे, पर उनके जीवन में पत्नी का स्थान तो रिक्त था। वो उनकी पत्नी ही नहीं, बच्चों की माँ बनकर दिखाएगी। अलका के मन का बोझ उतर सा गया था। उस रात नवींद्र जी काफ़ी प्रसन्न घर लौटे थे। अलका और नवींद्र जी के संबंध घनिष्ठ होते गए थे। ऑफिस में लोगों ने अलका से अगर कुछ कहना चाहा तो उसने कान नहीं दिए। नवींद्र जी ने उसे समझा रखा था कि ऑफिस के लोग उनसे चलते हैं, उनकी खुशी से उन्हें बैर है। प्रायः काम करने के बाद अलका नवींद्र जी के कमरे में ही जा बैठती थी। दोनों को साथ आते जाते देख पीठ पीछे फब्तियाँ कसी जाती, पर दोनों ने उन बातों की कभी परवाह नहीं की। अब वे अलका के घर भी उसके कमरे में सीधे चले जाते। उनके निसंकोच कमरे में जाने पर अम्मा ने आपत्ति की थी। इस तरह बिना पूछे तुम्हारे कमरे में जाना क्या ठीक है? तुम मना क्यों नहीं करती? तुम ही मना कर दो अम्मा, मुझे संकोच होता है। इधर तू ऑफिस में भी बहुत देर से आती है। लोगों को तो मौका चाहिए। एक बार बदनामी हो गई तो कहीं की नहीं रहेगी। अलका ने नवींद्र जी से जब सब वो बताया तो हंस पड़े थे। अम्मा पुराने विचारों की ठहरी, मैं उन्हें समझा दूंगा, पर हमें कोई निर्णय तो लेना ही होगा। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अलका की जुबान लड़खड़ा गई थी। गड़बड़ कैसी? तुम प्रिकॉशन तो लेती हो ना?
कभी कभी उसका मौका ही कहाँ देते हो, जब तब जहाँ मौका मिला नहीं कि। देखो अलका, जब तक मेरी पत्नी से कानूनन संबंध विच्छेद नहीं हो जाता, हमें किसी परेशानी में नहीं पड़ना है, समझी। नवींद्र जी कुछ नाराज से दिख रहे थे। संबंध विच्छेद के लिए आपने कहीं पहल की है? अगर पति पत्नी 1-2 वर्षों से अलग रह रहे हैं तो कानूनन तलाक मिल जाता है। लगता है आजकल वकीलों से बात कर रही हो। मुझे भी चिंता है, मैं देख लूँगा। तुम्हें इस बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है। उस दिन की बात अलका के मन में गड़सी गई थी। कहीं वे बहाना तो नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सुबह सुबह से मतली सी आने लगी थी। अम्मा के दिए चूरन या घरेलू नुस्खों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने जब बताया वो माँ बनने वाली है तो अलका स्तब्ध रह गई थी। नवींद्र जी ने जब ये बात सुनी तो बेतरह झुंझला उठे। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इतनी अक्ल तो होनी चाहिए थी। मैं सरकारी नौकरी में हूँ, नौकरी चली गई तो कहीं का नहीं रहूँगा। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। अलका रो पड़ी थी। उन दिनों अबॉर्शन अपराध माना जाता था मीता। मेरा दुर्भाग्य, सफाई के बाद भी कोई अंश बचा रह गया और मुझे बिन ब्याही माँ बनना पड़ा। नवींद्र जी ने विवाह क्यों नहीं किया अलका दी? उसने कभी विवाह की बात सोची ही नहीं थी मीता। वो तो आदमखोर शेर से भी ज़्यादा खूंखार निकला। उसकी सच्चाई जानोगी तो। क्या सच्चाई थी अलका दी? यही कि उसकी पत्नी सचमुच सती सावित्री थी। जिस पर वैराग्य का झूठा दोष लगा उसने मेरी सहानुभूति जीती थी। वस्तुतः वो स्त्री अपने मन मंदिर में उस धूर्त नवींद्र नाथ को पति परमेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित कर उसकी पूजा करती थी। पति कभी पाप कर ही नहीं सकता और इस आदमी ने उसकी इसी सिधाई का फ़ायदा उठाया। टीवी पर नई लड़कियां आने को उतावली रहती हैं। इसने न जाने कितनों को मसल कर बर्बाद कर डाला था मीता। उन्हीं में से एक मैं अभागिन भी थी। कैसे वो सब झेल पाई होंगी अलका दी? अम्मा पर तो पहाड़ टूट पड़ा था। छोटे भाई बहन टुकुर टुकुर मेरा मुंह ताकते रह गए थे। अम्मा के दूर के रिश्ते की बहन ने सहारा दिया था। उनके पास 5 महीने रह दिव्या को जन्म दिया था। हाथ में महीने भर की बेटी उठाए सीधे केंद्र निदेशक के पास पहुंची थी। सारी कहानी सुन वो चुप रह गए थे। उन्हीं से पता लगा मेरे जाने के बाद ही रवींद्र नाथ ने बीबीसी में अपना ट्रांसफ़र करा लिया था। अब वो लंदन में ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। मैंने अधिकारियों को पत्र लिखने चाहे, पर उन बातों का मेरे पास क्या प्रमाण था मीता? डायरेक्टर साहब भले आदमी थे, मुझे शांत रहने की सलाह दे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। मेरी बदनामी मेरे साथ हर जगह पहुँच जाती है। चाह कर भी दिव्या को न अनाथालय में दे सकी, ना उसे मार सकी। अंततः उसकी माँ हूँ ना। बात समाप्त करती अलका की आंखें भर आई थीं। निःशब्द मीता ने उसके हाथों पर अपनी हथेली धर दी थी। सच अलका दी, आपने बहुत सहा है, पर दिव्या का भविष्य क्या होगा? वही सोच मुझे परेशान करता है मीता। सोचती हूँ इसे अनाथ कहकर किसी बोर्डिंग हाउस में डाल दूँ। यह क्या समस्या का ठीक समाधान होगा? आप पुनर्विवाह की बात भी तो सोच सकती हैं अलका दी। पुनर्विवाह? मेरे इस अतीत के साथ भला मुझसे कौन विवाह करेगा मीता? लड़की का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। वही खो दी तो क्या शेष रहा? जानती है, अम्मा ने मुझसे हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। भाई बहन मेरी छाया से भी दूर भागते हैं। कभी उनके लिए मैं ही सब कुछ थी। ना जाने कैसे उनके दिन कटते होंगे। मैं उनकी भी अपराधी हूँ मीता। अपने को नवींद्र जी के हाथों सौंप देना आपकी गलती जरूर थी, पर उस गलती का आपने कम मूल्य तो नहीं चुकाया। गलती का दंड दिव्या को क्यों मिले? तुम ठीक कहती हो मीता, मेरे अपराध का दंड दिव्या क्यों भोगे? इसीलिए सोचती हूँ उसके जीवन से मेरा दूर हो जाना ही उसके हित में है। मैं हार चुकी हूँ, उसके लिए कुछ कर पाना कैसे संभव होगा मीता? अगर अपनी लड़ाई आपने ठीक से लड़ी होती तो आज ये स्थिति नहीं आती अलका दी। और अब भी आप नकारात्मक रुख अपना रही हैं। ये ठीक नहीं है। क्या ठीक है मीता? दिव्या को उसके असली पिता से उसका हक दिलवाइए। उसे पिता का नाम मिलना ही चाहिए। असली पिता के नाम से भी घृणा होती है मीता। उस बाप के नाम से भी वो अपमानित ही रहेगी। फिर उसे अपना नाम दीजिए अलका दी। अगर उतना साहस नहीं तो दूसरा पिता उसे क्यों नहीं मिल सकता? दुनिया में सब नवींद्र नाथ ही नहीं हैं। आपने कोशिश की थी अलका दी? नहीं, कभी नहीं। मुझे आदमी जात से ही नफरत हो गई। अगर किसी ने सहानुभूति जतानी चाही तो उसे दूर झटक दिया। ऐसा कोई था अलका दी? कभी नवींद्र नाथ पर मुकदमे की बात सोची थी। वकील था वो, कभी हम साथ पढ़ते थे। उसने नवींद्र नाथ से मेरे अपमान का बदला दिलाने की कसम खाई थी, पर मैंने ही छोड़ दिया।
बहुत दिनों तक घर आता रहा, दिव्या से खेलता था। फिर मैं ट्रांसफ़र ले इस अनजान शहर में आ गई। उसका कोई अता पता भी नहीं रखा। क्या होता, शायद तुम्हारे जख्मों पर वो मरहम रख पाता। क्या पता वो भी मुझसे मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाता। हमदर्दी भी तो हो सकती थी। हमदर्दी के नाम से ही चिढ़ हो आती है मीता। किसी पर भी अविश्वास ना कर सकी तो कैसे जिएंगी अलका दी? जी तो रही ही हूँ। ये भी कोई जीना है अलका दी? आज से आप दिव्या की चिंता छोड़ दें, उसका दायित्व तो मैं लेती हूँ। मीता हमेशा से तुझमें अपनापन पाती रही। आज दिव्या की जिम्मेवारी की बात कह तूने मुझे खरीद लिया है। दिव्या तेरे संरक्षण में अपना भविष्य संवार सकेगी, विश्वास है। प्यार से अलका दी ने मीता को अपने से चिपटा लिया। चाय पीती मीता अचानक कह बैठी थी, आज समझ में आया कहीं भी बाहर जाते समय आप मेरे लिए क्यों चिंतित रहती थी। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है मीता। फिर तू इतनी भोली है कि हमेशा तुझे देख अपना अतीत याद आ जाता था। कल ऑफिस आ रही हैं अलका दी? कल तो शायद ना आ सकूं, आज ही बुखार उतरा है। घर में पड़े पड़े जी उब जाता है। आज तेरे आने से मन बदल गया। अब तो अक्सर आकर परेशान करूंगी। तेरे आने से परेशानी कैसी, बहुत अच्छा लगेगा मीता। घर आकर बहुत देर तक मीता सो नहीं सकी। अलका दी पर बहुत करुणा उमड़ रही थी। वैसी गलती क्यों हो जाती है? काश अलका दी अपने पर नियंत्रण रख सकी होती। अम्मा ठीक ही कहती हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो रात अलका दी के जीवन की काल रात्रि ही तो बन गई थी। 2 दिन बाद से अलका दी आने लगी थी। मीता अब उनसे और ज़्यादा अपनापन महसूस करने लगी थी। आपके चले जाने पर दिव्या को कौन देखता है अलका दी? उस छोटी लड़की के प्रति मीता के मन में बहुत प्यार दुलार हिलोरे लेने लगा था। बड़ी होने पर उसे जिन समस्याओं का सामना करना होगा, क्या वो झेल सकेगी? शीला उसे बहुत प्यार करती है। उसकी अपनी बेटी दिव्या की उम्र की थी। पति ने उसे घर से निकाल बेटी अपने पास रख ली। दिव्या को पाकर अपनी बेटी का गम भुलाती है। हर जगह वही कहानी। औरत का शोषण, उसका अपमान क्यों होता है अलका दी? चाहे वो अनपढ़ गंवार हो या उच्च वर्गीय शिक्षिता, उसकी नियति वही क्यों है? ये अनवरत शोषण कब तक चलता रहेगा? कब तक? पता नहीं। पता क्यों नहीं? अगर आप जैसी स्त्री अपनी हार मान लेगी तो औरों से क्या उम्मीद रखें? दूरदर्शन पर हम शोषण के विरुद्ध नारी संघर्ष के प्रभावशाली नाटक दिखाते हैं, परिचर्चाएं आयोजित करते हैं और असलियत में खुद शोषण के शिकार बन जाते हैं। क्यों अलका दी, क्यों? क्यों नहीं हम आवाज़ उठा सकते? कहने और करने में बहुत फ़र्क है मीता, तू नहीं समझेगी। जितना ही शोर करेगी उतनी ही ज़्यादा बदनामी होगी। वाह, ये भी कोई बात हुई? लंदन में यही भारतीय नारी अपने वैशी पति को जिंदा जलाकर खत्म करने के बाद भी सबकी सहानुभूति पा सकती है, यहाँ उससे न्याय भी नहीं मांग सकती। तुझमें इतनी आग भरी है, आज ही जान सकी मीता। इस आग पर कभी पानी के छींटे मत पड़ने देना। अलका दी की बात पर मीता संकोच से भर उठी थी। अपने से उम्र में उतनी बड़ी अलका दी को वो लेक्चर देने चली थी। क्या सोचती होंगी अलका दी? 1 सप्ताह बाद अलका दी ने उसे अपने घर बुलाया था। कल छुट्टी है, सुबह आ जाना। कल का तेरा पूरा दिन मेरे नाम रहेगा। किसी और को अपॉइंटमेंट मत देना, समझी? ऐसी क्या बात है अलका दी? क्या दिव्या का जन्मदिन है या? वो सब जब आएगी तभी बताऊंगी। ये क्या अलका दी, आप तो पहेलियां बुझा रही हैं। सच किसी का जन्मदिन नहीं है, तुझसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है बस। दूसरे दिन 9 बजे ही मीता अलका के घर पहुंच गई थी। द्वार एक सौम्य पुरुष ने खोला था। आइए, आप मीता हैं ना? अलका जी किचन में है, बुलाता हूँ। मीता को असमंजस में छोड़ वो अंदर चले गए। अंदर से उज्ज्वल मुख के साथ अलका दी आ पहुंची। ठीक समय पर आ पहुंची मीता। अभी राहुल जी ने चाय की फरमाइश की थी, तू भी साथ देने आ गई। मीता, ये मिस्टर राहुल चंद्र मेरे ही शहर में वकील हैं। राहुल जी यही वो मीता हैं जिसकी वजह से आपको बुलाना पड़ा। तब तो आपका बहुत आभारी हूँ मीता जी। आपकी वजह से अलका ने याद किया, वरना अपना वाक्य अधूरा छोड़कर भी जैसे वो बहुत कुछ कह गए थे। मीता को याद आया, अलका दी ने उसे बताया था नवींद्रनाथ के साथ हुए हादसे के बाद किसी युवक वकील ने उनके प्रति सहानुभूति जतानी चाहिए थी, पर अलका दी उसकी सहानुभूति स्वीकार न कर सकी थी। आपके बारे में पहले सुन चुकी हूँ, आज परिचय का सौभाग्य मिला है। रियली? क्या बताया गया था मेरे बारे में? यही ना कि मैं एक खुदगर्ज मौका परस्त इंसान हूँ। छी, ऐसा मैंने कब कहा? मैंने तो, मीता तू ही बता, इनकी बात क्या सच है? अगर इनकी बात सच होती तो क्या
आज ये यहाँ आते अलका दी? वाह, वकील तो मैं हूँ और जो रह आप कर रही हैं। अभी भी समय है, कानून की पढ़ाई पूरी कर डालिए, बहुत यश पाएंगी। राहुल जोर से हंस पड़े थे। अम्मा भी यही कहती थीं, बहस में मेरी कोई सानी नहीं। बात पूरी करती मीता ने जीभ दांतों तले दबा ली थी। आत्म प्रशंसा इसे ही तो कहते हैं। ये लड़की देखने में जितनी भीरू सीधी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर न जाने कितना बड़ा ज्वालामुखी सोया पड़ा है। राहुल अपनी प्रशंसा सुन मीता संकोच से भर उठी थी। अब मीता पुराण छोड़ काम की बात कीजिए अलका दी। बताइए ना क्यों बुलाया है मुझे? उस दिन तेरी बातों ने मेरे मन में आग लगा दी थी मीता। सोच कर लगा तू ठीक कहती है। दूसरों को उपदेश दे देना आसान बात है, पर अपने ऊपर उसे चरितार्थ करना कितना कठिन है। राहुल जी को सारी बातें लिख भेजी और मेरा सौभाग्य ये यहाँ आए हैं। सौभाग्य मेरा है अलका, आपके काम आ सकूं, इससे अच्छी और क्या बात होगी। राहुल जी का स्वर भावुक हो उठा था। नवींद्र नाथ के खिलाफ मैं कोर्ट में जा रही हूँ मीता। दिव्या को उन्हें अपनी बेटी स्वीकार करना ही होगा। ये हुई ना बात। सच अलका दी, आप जरूर जीतेंगी। जीत या हार परिणाम क्या होगा नहीं जानती, पर न्याय के लिए आवाज़ जरूर उठाऊंगी। जिस काम के लिए आपके अंतःकरण की स्वीकृति हो उसे करने में परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए अलका जी। मैं आपके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मेरा अंतःकरण जानता है आपके साथ अन्याय हुआ है। राहुल चंद्र के तेजस्वी मुंह को मीता विस्मय विमुग्ध निहारती रह गई। आप सचमुच महान है राहुल दा पुकार मुझे इतना ऊंचा उठा दिया मीता, वरना मैं अकर्मण्य पुरुष भर हूँ, पुरुषोचित दंभ का प्रतीक। नहीं नहीं, आप दूसरों से बहुत अलग हैं राहुल दा। अब बताइए हमें क्या करना है? नवींद्र नाथ के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहा हूँ। आज के युग में इतने परीक्षण संभव हैं कि ना चाहते हुए भी दिव्या को उन्हें अपनी पुत्री स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर उसके बाद उन्होंने अलका दी से दिव्या को छीनना चाहा तब? जिस व्यक्ति ने अपनी पुत्री का अस्तित्व ही नकार दिया वो उसकी मांग किस आधार पर करेगा? उसके लिए तुम्हें चिंतित नहीं होना है अलका, वो मेरा दायित्व रहा। सच, जिस दिन वो दिव्या को अपनी बेटी स्वीकार कर लें उस दिन इस लड़की पर लगा कलंक कट जाए। अलका दी का स्वर रुआंसा हुआ आया था। समझ में नहीं आता स्त्रियां किस दिशा में सोचती हैं। किसी नीच आदमी का नाम जबरन दिव्या पर थोप उसका कलंक मिटाने की तो कल्पना भी हास्यास्पद है। बिना पिता के नाम के वो हमेशा नाजायज औलाद बनी रहेगी राहुल दा। कोई और व्यक्ति भी तो उसे पिता का नाम दे सकता है। ऐसे व्यक्ति तो बस कहानियों में मिलते हैं राहुल दा। कहानियों में भी तो इसी जीवन के पात्र जीते हैं मीता। आप खोज कर ला सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो दिव्या को अपना नाम दे सके? मीता की बड़ी बड़ी आंखें राहुल के मुख पर निबद्ध थीं। इस बात का उत्तर अलका जी से ले लेना मीता। राहुल गंभीर हो उठे थे। उन बातों को अब दोहराने से क्या फ़ायदा? अलका असहज हो उठी थी। अलका दी, आपने अपने जीवन का इतना बड़ा सत्य मुझसे क्यों छिपाया? काश उस समय आपने विश्वास किया होता। ये तो आज भी मुझ पर विश्वास नहीं रखती मीता, वरना मेरा प्रस्ताव यूँ उपेक्षित ना पड़ा रहता। क्या मतलब? आपने अभी तक विवाह नहीं किया है राहुल दा? विवाह किया था मीता, पर पत्नी मुझे झेल नहीं सकी। विवाह के पहले के अपने संबंध वो तोड़ ना सकी, अंततः मुझे ही छोड़ना पड़ा। ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुना था आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी है। अलका विस्मित थी। ठीक ही सुना था। शैली को पाकर मैं फूला न समाया था, पर उसने स्पष्ट कह दिया अपना तन मन वो किसी और को दे चुकी थी। बस इसी अपराध के लिए आपने उसका परित्याग कर दिया। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है राहुल जी। इसी बल पर आपने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा था। मैं भी तो विवाह के पहले किसी की भोग्या थी, सब जानते थे ना। अलका का गोरा चेहरा उत्तेजना से लाल हो उठा। हाँ, सब जानते समझते मैंने तुम्हें अपनाना चाहा था पूरे मन से। मैं जानता हूँ अगर किसी को सच्चे मन से चाहा जाए तो उससे अलग होना कितना कठिन होता है। इसीलिए मैंने स्वयं शैली का विवाह उसके प्रेमी राजेश से कराना अपना दायित्व माना। दोनों बहुत सुखी हैं। मेरे मन ने स्वीकार किया, पिता की जिद का दंड शैली क्यों भोगे, बस स्वयं ही सारी व्यवस्था कर दी। क्या आपने अपनी पत्नी किसी और को सौंप दी राहुल दा? आपके पुरुष के अहम को चोट नहीं लगी? नहीं, दोनों को अलग कर पाप का भागी बनने की अपेक्षा दोनों को मिलाकर ज़्यादा सुखी हूँ। ओ राहुल, मुझे क्षमा करो, मैं न जाने क्या कुछ कह गई तुमको। तुम इतने महान हो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अलका का स्वर भाव विवल था। राहुल दा,
क्या आज भी आप अलका दी को स्वीकार करने का साहस रखते हैं? दिव्या के साथ अलका को स्वीकार करने को मैं आज भी प्रस्तुत हूँ। प्रस्ताव में मेरा ही स्वार्थ है। बेटी के साथ एक सुंदर पत्नी मित्र भी लूँगा। शायद अलका नहीं जानती, इनके कॉलेज के दिनों में मैं इनका दीवाना हुआ करता था। छी, इस उम्र में ऐसी बातें क्या शोभा देती है? उम्र की बात कर रही हो तो जरा शीशे में अपना चेहरा देख लीजिए, लाल बहुटी बन गई हैं आप। राहुल और मीता जोर से हंस पड़े और अलका ने शर्मा कर हथेलियों में मुंह छिपा लिया। चलिए अलका दी, इसी बात पर आज स्पेशल लंच हो जाए। राहुल दा से बाद में ढेर सी मिठाई भी खानी है। यानी अलका जी के कोर्ट में मेरी अर्जी मंजूर हो गई? नाटकीय मुद्रा में राहुल ने बात कही थी। जी हाँ, मैं मीता आज के कोर्ट की जज श्री राहुल चंद के पक्ष में अपना फैसला देती हूँ और जुर्माने के रूप में अलका जी को बिना देर किए आजीवन श्री राहुल चंद्र की कैद में रहने की सजा दी जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। वाह, ये एक तरफा निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया मीता? अरे भाई, जज हूँ, न्याय अन्याय का एक तरफा निर्णय और कौन देगा? काश अलका पहले ही तुम्हारे सामने अपना दिल खोल देती तो फैसले में इतनी देर तो ना होती। छोड़िए राहुल दा, अंत भला सो सब भला। अब चटपट शादी की तैयारी कर डालिए। आपका हुक्म सर आंखों पर। पहले अपनी अलका दी को तो राजी कीजिए। वो तो एकदम तैयार है, मैं कहूँ और वो ना माने, असंभव। कहिए अलका जी, मीता का विश्वास सही है? किसी पर इतना विश्वास, इतना अधिकार अकारण ही तो नहीं हो जाता राहुल जी। अब ये जीवी का चक्कर छोड़ सीधे सीधे राहुल पुकारिए अलका दी। बहुत जोरों की भूख लगाई है, जल्दी खाना लगवाइए। मीता का वो दिन बहुत अच्छा बीता। कोर्ट मैरिज के लिए 1 माह प्रतीक्षा की जानी थी। हंसी खुशी पूरा दिन बीता। हल्के मन से मीता अपने कमरे में पहुंची थी। अलका दी को कोई इतना चाहता रहा और वो जान भी ना सकी। खैर, अब सब कुछ हो जाएगा। राहुल जी सचमुच अच्छे व्यक्ति हैं। सब पुरुष एक से नहीं होते, ये बात उन्होंने साबित कर दिखाई थी। कमरे में अम्मा का पत्र आया रखा था। अम्मा को उसके ना पहुंचने पर नाराज़गी थी। आरती ने भी ढेर सी शिकायतें लिख भेजी थी। उसे घर जाना ही होगा। दूसरे दिन छुट्टी लिए मीता घर के लिए चल दी थी। घर पहुंचती अम्मा ने लाड़ से बेटी को सीने से चिपका लिया। अपने लिए लाए कपड़े देख आरती का मुंह चमक उठा था। अम्मा, नीरज कैसा है? मेरे ना आने पर नाराज़ हुआ होगा। तुझे बहुत याद कर रहा था, कह रहा था 1 साल बाद तुझे नौकरी नहीं करने देगा। वात्सल से अम्मा का मुंह चमक उठा था। तुम्हारे लिए भैया साड़ी लाया है दीदी। नीरज की लाई सूती साड़ी पकड़े मीता की आंखें भर आईं। बचपन में दोनों कितना भी लड़े होंगे, पर अब एक दूसरे को कितना मिस करते हैं। ना जाने किन खर्चों पर कटौती कर नीरज उसके लिए साड़ी लाया होगा। 1 सप्ताह का समय पंख लगाकर उड़ गया। उतने दिन कितने अच्छे बीते। अम्मा लाड़ में उसे ज़बरदस्ती 1 रोटी ज़्यादा खिला देती। आरती उसके आगे पीछे घूमती रहती। अनुपम से मिलना नहीं हो पाया। अम्मा ने बताया था अनुपम शहर में रहकर कंपटीशन में बैठने की तैयारी कर रहा है। भला वो लड़के का जब आता है सारे रुके पड़े काम पूरे कर जाता है। भगवान उसे तरक्की दे। वाह अम्मा, तुमने सब गड़बड़ कर दिया ना। अनुपम भैया ने कहा था मीता दीदी को कुछ मत बताना। दीदी वो कंपटीशन में क्वालिफाई कर तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे, पर अम्मा ने तो। आरती परेशान थी। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, पर दीदी के जाते ही अनुपम भैया दीदी से ज़्यादा अपने हो गए। मीरा ने आरती को चिढ़ाया था। दीदी तुम तो सबसे ऊपर हो। आरती मीरा से चिपट गई। दीदी इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मेरी लंबी छुट्टियाँ हैं। तू चली जाएगी तो मैं जो अकेली रह जाऊँगी। कुछ दिन सब्र कर, नीरज की नौकरी लगते ही हम सब एक साथ रहेंगे। अम्मा का भविष्य नीरज की नौकरी के साथ बंधा था। भारी मन से मीता काम पर वापस लौटी थी। ड्यूटी ज्वाइन करते ही स्टेशन डायरेक्टर ने सूचना दी थी। अच्छा हुआ आप आ गई मिस वर्मा, मुझे तो डर था आप कहीं छुट्टी ना बढ़ा लें। कोई खास काम था सर? 15 फरवरी से धर्मनिरपेक्ष सम्मेलन ऑर्गेनाइज हो रहा है। आलोक जी की मीटिंग से कवरेज के लिए आपको टीम के साथ जाना है। पर सर मैं अभी लौटी हूँ, यहाँ बहुत पेंडिंग काम है, किसी और को भेज दें तो ठीक रहे। क्या कह रही हैं? गजानन बाबू खुद आपका नाम दे गए हैं। अब कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपका काम निशा देख लेंगी, आप तैयारी कर लें। अपनी बात पूरी कर उन्होंने सामने पड़ी फाइल खोल ली। उनसे कुछ कहना निश्चय ही व्यर्थ था। गजानन बाबू की बात नकार पाना संभव नहीं था। मीता झुंझला उठी। ये भी कोई बात हुई? जब देखो तब आलोक जी का फरमान चला आता है।
मीता ना हुई, उनकी ज़र खरीद गुलाम हो गई। आखिर वो उसी को क्यों रिकमेंड करते हैं? क्या चाहते हैं वो उससे? अलका दी भी 1 हफ्ते की छुट्टी ले दिव्या का एडमिशन कराने शिमला गई हुई थी। राहुल जी की राय थी, जब तक वे दोनों विवाह बंधन में नहीं बंध जाते, दिव्या को उस माहौल से दूर ही रखना ठीक था। इधर उधर की किसी ऐसी वैसी बात से उसके कच्चे मन को चोट पहुंच जाने का डर था। विवाह के पहले शिमला के स्कूल में उसका एडमिशन कराने की उनकी राय मीता को भी ठीक लगी थी। स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के साथ दिव्या का अकेलापन दूर हो जाएगा। विवाह के समय उठने वाली अप्रिय स्थितियों को भी सहज ही अवॉइड किया जा सकेगा। उस बीच राहुल जी नवींद्र नाथ को मुकदमे की खबर देना चाहते थे। इन सभी बातों को ध्यान में रख दिव्या के एडमिशन के लिए अलका दी को तैयार करने के लिए राहुल जी ने मीता की मदद ली थी। आज मीता को अलका दी की कमी बहुत खल रही थी, पर काम में तो ऐसी स्थितियां आती ही रहेंगी। उनसे डर कर भागा तो नहीं जा सकता। वैसे भी अपने को अशक्त समझना गलती है। उस दिन इसी बात पर तो कितना लंबा लेक्चर खुद झाड़ के आई थी। नियत दिन दूरदर्शन की टीम के साथ मीता उस नए शहर में पहुंची थी। आलोक जी से सामना होते ही मीता ने अभिवादन में दोनों हाथ जोड़ दिए थे। अच्छी हैं? हल्की मुस्कान के साथ अभिवादन का उत्तर देते आलोक जी ने यूं ही पूछ लिया था। जी। आलोक जी रुके नहीं, साथियों के साथ बाहर निकल गए। पीछे पीछे लगभग दौड़ते से गजानन बाबू मीता के बाईं ओर से निकल गए। सम्मेलन अगले दिन शुरू होना था, इसलिए सब काफ़ी रिलैक्स्ड मूड में थे। इस बार वीडियोग्राफी के लिए नवीन की जगह श्याम सुंदर आया हुआ था। मीता जी, आज का पूरा दिन हमारे पास है, चलिए इस शहर के दर्शनीय स्थान देखे जाएं। वाह, भली कही श्याम। मीता जी दर्शनीय स्थानों की जगह इस शहर की मशहूर हैंडलूम साड़ियों की दुकान देखना ज़्यादा पसंद करेंगी। क्यों, ठीक कहा ना मीता जी? साउंड असिस्टेंट नरेंद्र स्त्रियों की पसंद के बारे में काफ़ी अनुभवी व्यक्ति था। गलत, मैं तो घूमने की ज़्यादा शौकीन हूँ। साड़ियाँ तो हर जगह मिल जाती हैं। बोलो कहाँ चलना है श्याम? मीता उत्साहित थी। चलने को तो 1000 जगह हैं, पर चलेंगे कैसे? श्याम सोच में पड़ गया था। नो प्रॉब्लम मीता जी, आप एक बार गजानन बाबू को फ़ोन भर कर दें, गाड़ी अभी हाजिर हो जाएगी। वाह, फ़ोन मैं क्यों करूं? क्योंकि आपकी बात तुरंत मानी जाएगी। विश्वास ना हो तो अभी आजमा कर देख लीजिए। श्याम सुंदर ने फ़ोन उठाकर मीता की ओर बढ़ाया। मुझे नहीं करना है किसी को फ़ोन, और ना ही मैं कहीं जा रही हूँ। जिसे जाना हो जाए। श्याम सुंदर की बात मीता को गड़ गई थी। सभी लोग मौका पा टॉन्ट कसने से बाज नहीं आते। आप तो नाराज़ हो गई मैडम। मैंने तो इसलिए कह दिया था क्योंकि महिलाओं को ना करना आसान नहीं होता। आई एम सॉरी मैडम। ठीक है, पर अब मेरा मूड जाने का नहीं है। शायद मैं हथकरघा केंद्र जाऊं। अपनी बात खत्म कर मीता अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में उसके लिए फ़ोन आया था। फ़ोन पर दूसरी ओर गजानन बाबू थे। मैडम, आप कहीं जाना चाहें तो गाड़ी भेज दी जाए। धन्यवाद, मुझे कहीं नहीं जाना है। अगर थकान ज़्यादा ना हो तो गुलाबों के गार्डन ज़रूर देख आइए। इस मौसम में इतने रंगों के गुलाब देख पाना एक अनुभव है। आपको फूल बहुत पसंद भी हैं? नहीं गजानन बाबू, आज कहीं बाहर जाने का मूड नहीं है, फिर कभी सही। जैसा आप कहें। हाँ, एक ज़रूरी बात, आज आप सबका डिनर मंत्री जी के साथ है। गाड़ी पहुंच जाएगी। डिनर में उनके खास मेहमान आ रहे हैं। अगर आप मुझे माफ़ कर सकें तो अच्छा रहता। तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। क्यों, क्या हुआ? अभी डॉक्टर भेजता हूँ। दवा लेकर आराम कर लीजिए, पर शाम के डिनर में आपका रहना ज़रूरी है मैडम। कुछ विशिष्ट महिलाएं डिनर में रहेंगी। आपको उनके इंटरव्यू लेने हैं। ये मंत्री जी का आदेश है। उनके स्वर में घबराहट झलक रही थी। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं पहुंच जाऊंगी। और हाँ, डॉक्टर भेजने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सो लेने से ही ठीक हो जाऊंगी। धन्यवाद मैडम। वैसे डॉक्टर यहीं हैं, उसे भेजना कठिन नहीं है। मैं जानती हूँ, पर ज़रूरत नहीं है। थैंक्स। फ़ोन रखकर मीता कुर्सी पर बैठ गई। बेचारा श्याम सुंदर शायद बस में शहर के चक्कर लगा रहा होगा, पर ये लोग उसे ये क्यों एहसास दिलाते रहते हैं कि लड़की होने का उसे कोई ख़ास एडवांटेज मिलता है? कभी वे नोटिस क्यों नहीं लेते कि मीता उन लड़कियों में से नहीं है? उसकी जितनी मेहनत और कौन करता है? यहाँ आते समय भी निशा कांता ने क्या कुछ नहीं कहा। न जाने क्यों आलोक जी की कवरेज को उसे बार बार आना पड़ता है। वो उसे ही क्यों बुलवाते हैं? लेटने पर नींद आना संभव नहीं था। आरती, नीरज, अम्मा के साथ अलका दी की भी याद आ रही थी। शाम को न जाने किनका इंटरव्यू लेना हो।
थोड़ी देर तनाव मुक्त रहना जरूरी सोच मीता ने साथ लाई मैगजीन के पृष्ठ उलटने शुरू कर दिए थे। अपनी बेवकूफ़ी पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। यह शहर पर्यटन केंद्र है, ना जाने कितना कुछ देखने को होगा, और वो होटल के कमरे में बंद पड़ी थी। बिना काम दिन काटना भी मुश्किल हो गया था। ना जाने कब उसमें मैच्योरिटी आएगी। किसी ने कुछ कहा नहीं कि वो रिएक्ट कर जाती है। वैसे ना हुआ होता तो अभी आराम से कार में सबके साथ कितना एंजॉय कर रही होती। किसी तरह बोरियत भरा वो लंबा दिन बिता मीता शाम की तैयारी में लग गई थी। बिस्किट रंग पर लाल ओडिसी बॉर्डर पर आंचल वाली साड़ी निकाल मीता बाथरूम में मुंह धोने चली गई थी। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, हाथों में लाल चूड़ियों के साथ कंधे पर लाल शॉल डाले मीता ने शीशे में अपने को निहारा था। दिन भर का सारा वैराग्य न जाने कहाँ छूमंतर हो चुका था। दर्पण में जीवन से भरपूर मीता मुस्कुरा रही थी। कमरे से बाहर आई मीता को देखते विनय शर्मा ने हेलो कहा था। बहुत जम रही है मीता जी। थैंक्स, मीता हल्के से मुस्कुरा दी। कहिए मैडम, अब आपका मूड कैसा है? हमसे नाराज़ तो नहीं है? डरते डरते श्याम सुंदर ने पूछा था। नाराज़ तो जरूर हूँ, अकेले अकेले घूम आए, मीता ने मजाक के स्वर में अपनी बात कही थी। तभी तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, पूरे समय यही लगता रहा कि आपको बेकार नाराज़ कर दिया। अच्छा अच्छा, अब बातें मत बनाओ। हमारी नाराज़गी की इतनी ही परवाह थी तो जिद करके हमें भी ले जाते, तब होती ना बात। सब मिलकर हंस पड़े। अचानक वातावरण बहुत हल्का हो आया। विनय शर्मा ने शर्त रख दी, कल शाम आप हमारे साथ होटल युवराज के फैशन शो में चलेंगी, तब हम मानेंगे कि आप नाराज़ नहीं हैं। आप क्या समझते हैं, कल रात हम फ्री रह पाएंगे? खैर, कल की कल देखी जाएगी, फिलहाल तो चला जाए। 2 कारों में सवार हो सब राजभवन पहुंचे थे। बाहर खड़े संतरी ने सलाम ठोंक आदर से द्वार खोल दिया। दरवाजे की ओर मुंह किए आलोक जी खड़े थे। आसपास 7-8 लोग उन्हें घेरे खड़े थे। हॉल में प्रविष्ट होती मीता की दृष्टि आलोक जी से टकराई थी। उनके होठों पर पहचान की मुस्कान आ गई थी। उनकी दृष्टि का अनुसरण करती कई जोड़ी आंखें मीता पर गड़ गई थीं। मीता संकुचित हो उठी। अलका दी कहा करती थी, लड़कियों की तो पीठ पर भी आंखें होती हैं, तभी तो उन्हें पता लग जाता है कोई पीछे से उन्हें टकटकी बांधे ताक रहा है। ठीक कहा ना मीता? फिर भी अलका दी धोखा खा गई थी। पीठ पीछे की छोड़ो, यहाँ तो सामने से सीधा आक्रमण था। जल्दी से मीता ने पीछे हो कहीं कोई कोना ढूंढ लेना चाहा था कि आलोक जी उसकी ओर आगे बढ़ाए। आइए, आपका आज की कुछ विशिष्ट महिलाओं से परिचय करा दूं। उनसे आप बातचीत अपने ढंग से कर लें। मुझे विश्वास है आप अच्छी तरह से सब संभाल लेंगी। उनसे किस लाइन पर बातें करूं? आप क्या चाहेंगे? मीता ने उनकी राय चाही थी। वही जो आपको ठीक लगे। किसी खास विषय पर इंटरव्यू लेना है? सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। कुछ विदेशी महिलाएं हैं, पर उनके साथ उनके इंटरप्रेटर हैं। उनकी कला संस्कृति पर प्रश्न पूछना अच्छा रहेगा। विशिष्ट महिलाओं के साथ उसे छोड़ आलोक जी पुरुष समाज की ओर बढ़ गए थे। कुछ ही देर में मीता उन महिलाओं से बातचीत कर सहज हो आई थी। उनसे उनके इंटरव्यू की अनुमति ले उनके संकेत से श्याम सुंदर को बुलाया था। 20-25 मिनट में मीता ने 4-5 महिलाओं के इंटरव्यू रिकॉर्ड करा लिए थे। इंटरव्यू की खासियत यही थी, उसने हर महिला से अलग अलग प्रश्न पूछे, पर सब मिलाकर उनके आभिजात वर्ग की कला और संस्कृति उजागर होती थी। अपने काम से मीता काफ़ी संतुष्ट थी, इसीलिए मूड भी अच्छा हुआ आया था। सचमुच उतनी विशिष्ट महिलाओं से मिल पाना उसका सौभाग्य ही था। जापान की प्रतिनिधि ने तो उसके प्रश्नों की तारीफ करते हुए उसे एक्सीलेंट इंटरव्यूअर करार दिया था। इंटरव्यू खत्म करते ही वेटर ने कोल्ड ड्रिंक का गिलास सबके सामने कर दिया था। उस वक्त सचमुच गला तर करने की उसे सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी। पुरुषों के लिए तो पूरी बार खुली हुई थी। बेरे अदब से ड्रिंक्स पेश कर रहे थे। स्त्रियों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ शैंपेन सर्व की जा रही थी। कोल्ड ड्रिंक का घूंट लेती मीता के साथ उसके सहकर्मी एक कोने में सिमट आए थे। कल पूरे दिन का कवरेज है, बहुत टेंशन रहेगा। आज जी भर एंजॉय कर लो श्याम सुंदर, मीता ने उसे छेड़ा था। आप यूं ही हंसती हमारे साथ रहें तो दिन क्या, आपके साथ पूरी रात जग सकता हूँ मीता जी। फिर वही बात, देखो श्याम, तुम जानते हो हमें ऐसी बातें बिल्कुल नापसंद हैं। अगर ऐसी बातें करोगे तो बात करना बंद कर दूंगी, समझे? तौबा मेरी, जो फिर कभी मजाक करूं। श्याम सुंदर ने दोनों हाथों से कान पकड़ लिए थे। उसकी इस अदा पर मीता हंस पड़ी।
भाई अब तो अपने पेट में चूहे कूद रहे हैं, चलो डिनर लिया जाए। नरेंद्र को भूख लगाई थी। कमाल है यार, जब से आया है हाथ से गिलास नहीं छूटा है, फिर भी पेट खाली है। विनय शर्मा ने ताज्जुब प्रकट किया। अरे मुफ्त की शराब से किसका जी भरा है मेरे भाई, फिर ये तो एपेटाइज़र है। सब डिनर टेबल की ओर बढ़ गए। सच, मुफ्त की शराब लोग किस तरह पी जाते हैं। मीता को वितृष्णा सी होने लगी। जहाँ स्त्रियां आमंत्रित हैं वहाँ भी क्या मदिरा सर्व की जाना जरूरी है? आभिजात्य वर्ग की क्या बस इसी से पहचान होती है? पार्टी जब तक खत्म ना हो जाए वहाँ से हिलने का सवाल ही नहीं उठता था। पहले ही गजानन बाबू बता गए थे, कभी भी कवरेज की ज़रूरत पड़ सकती है, उन्हें अंत तक रुकना ही था। उस वातावरण में अचानक मीता अपने को बेहद अजनबी सा महसूस करने लगी। हॉल के पीछे की ओर खुलती बालकनी में सोफ़ा पड़ा हुआ था। हॉल के तेज प्रकाश की जगह वहाँ का हल्का अंधियारा मीता को भला लगा। श्याम सुंदर को अपने बैठने की जगह बता मीता बालकनी में जा बैठी। रात गहराती जा रही थी। सामने के घने पेड़ों से हल्की हल्की हवा मीता को दुलरा रही थी। सोफे की पीठ से सर टिका मीता ने रिलैक्स्ड होना चाहा था। अचानक किसी की उपस्थिति के एहसास ने मीता को चौंका दिया। हाथ में ग्लास थामे आलोक जी उसके पास आ बैठे थे। संकोच से मीता एक ओर सिमट गई थी। आप? मेरे यहाँ बैठने पर आपको आपत्ति तो नहीं है मीता जी? नहीं, पर आपको तो लोग हॉल में खोजेंगे, आप होस्ट हैं ना? मुश्किल से लड़खड़ाते स्वर में मीता ने अपनी बात कही थी। इस समय सब अपनी अपनी दुनिया में डूबे हैं मीता जी, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास चला आया। कुछ लेंगी? अपने हाथ में पकड़ा ग्लास आलोक जी ने मीता की ओर बढ़ाया था। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत देर हो गई है, अब हमें जाना चाहिए। मीता ने खड़ा होना चाहा। थोड़ा रुको मीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज रात कुछ देर मेरे लिए रुक सकोगी प्लीज़? मीता को जबरन बैठाते हुए उन्होंने अनुनय से की थी। क्या कहना है अभी कह दीजिए, मैं रात को देर तक कहीं नहीं रुक सकती। मेरे लिए तो रुकना ही होगा मीता, जो कहना है वो यहाँ ऐसे नहीं कहा जा सकता। वो बात तुमसे अकेले में ही कहनी है, कुछ देर बाद चली जाना। ओह नो, मीता ने हथेलियों में मुंह छिपा लिया। अंततः उसके सामने भी वही अवांछनीय स्थिति आ गई थी। क्या करे मीता? नहीं नहीं, वो डरेगी नहीं, अपने ऊपर भय को हावी नहीं होने देगी। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? शायद थक गई हूँ। ये लो, इसे थोड़ा पी लो, थकान दूर हो जाएगी। हाथ में पकड़ा गिलास आलोक जी ने मीता के होठों से छुआया था। आलोक जी के हाथ से पकड़ा गिलास झटके से छीन मीता ने जोर से ज़मीन पर पटक दिया। शीशे का गिलास झंझना कर बिखर गया। तरल द्रव जमीन पर फैल गया। आक्रोश से कांपती मीता उठ खड़ी हुई। मैं शराब नहीं पीती और ये भी अच्छी तरह जानती हूँ रात को अकेले में आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मंत्री होने का ये मतलब नहीं जो चाहें कर लें और मैं आपसे डर जाऊँगी। ये सोचना आपकी भूल है मंत्री जी। पुरुष का शोषण सहने वाली लड़कियों में से मैं नहीं हूँ, समझे? ग्लास टूटने की जोरदार आवाज़ हॉल तक पहुँची थी। मीता के उत्तेजित स्वर ने लोगों की भीड़ वहाँ जमा कर दी। राख पुते चेहरे के साथ सोफे की पीठ पर सिर टिकाए आंखें मूंदे आलोक जी निर्वाक बैठे रह गए थे। गजानन बाबू ने आकर तत्परता से बात संभालनी चाहिए थी। मैडम आप शांत रहें, आपको कोई गलतफहमी हुई है। शाम से ही आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे शर्मा जी, मैडम को उनके होटल छोड़ आएं, उनका जी अच्छा नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। औरतों का अनवरत शोषण पुरुष का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। आपके मंत्री को जब होश में आए ये बात समझा दीजिएगा। तेजी से पांव बढ़ाती मीता हॉल के बाहर आ गई थी। पीछे से भागते आए शर्मा जी ने उसके साथ कार में बैठना चाहा तो मीता ने उन्हें भी झाड़ दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, जाइए अपने मंत्री जी को होश में लाइए, मैं अकेले जा सकती हूँ। कार का दरवाज़ा जोरों से बंद कर मीता ने ड्राइवर को होटल चलने का निर्देश दिया। कमरे में पहुंच मीता देर तक गुस्से में कांपती बैठी रह गई। ये क्या हो गया? अपने कृत्य पर विश्वास कर पाना उसे सहज नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद उस बात के परिणाम भी स्पष्ट होने लगे थे। नौकरी चली जाने पर नीरज क्या अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा? अम्मा और आरती का क्या होगा? उस स्थिति को भी वो शांति से क्यों नहीं टाल सकी? इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाना क्या ठीक था? लोग न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे, पर अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता था। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। कुछ देर चुप बैठे रहने के बाद दूसरी दस्तक पर मीता ने दरवाज़ा खोला था। हम अंदर आ सकते हैं? श्याम सुंदर ने पूछा था। आइए,
उन्हें रास्ता बनाती मीता पीछे हटाई थी। हम आपको बधाई देने आए हैं, आपने तो कमाल ही कर दिया। श्याम सुंदर के स्वर में उत्साह था। ऐसे करप्ट मंत्री को अच्छा सबक सिखाया आपने, कितना आदर्शवादी बनता था। विनय शर्मा ने भी अपनी टिप्पणी दी थी। वैसे आलोक जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो दूसरों से अलग लगते थे। प्रोड्यूसर चंचल कुमार सोच में पड़े से लगते थे। माफ़ करें मैडम, पर आपसे उन्होंने क्या कहा था? नितिन पूछ ही बैठा। क्या बकवास है, चुप रहो, इतना भी नहीं समझते? नरेंद्र नाराज हो उठा। मीता जानती थी नितिन ने जो पूछा वो बात सबको मथ रही थी, पर पूछने का साहस वही कर सका। एक बात बताना चाहूँगा, आलोक जी ने सबके सामने अपने आचरण के लिए आपसे माफ़ी मांगी है, वरना तो आप पर ही तोहमत लगा सकते थे। कोई और मंत्री शायद वैसा ही करता। चंचल कुमार ने मीता को जानकारी देने के साथ आलोक जी के प्रति अपनी भावना भी प्रकट की थी। इसके अलावा और वो कर भी क्या सकते थे? सच छिपाना आसान नहीं होता मिस्टर कुमार। मीता फिर उत्तेजित हो रही थी। आप नाराज़ ना हो मैडम, कल देखिएगा न्यूज़पेपर में आप ही छाई रहेंगी। श्याम सुंदर फिर गलती कर गया। मैंने वो सब नाम पाने के लिए नहीं किया है, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ बस। अखबारों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, डोंट वरी। एक बार आलोक जी ने गलती स्वीकार कर ली, फिर मैडम पर कोई आँच नहीं आने वाली है। तब तो आलोक जी का भविष्य खत्म समझो। नितिन उत्साहित था। अरे उनका वो सेक्रेटरी गजानन है ना, पूरा पुराना घाघ है, वो इस बात को तोड़ मरोड़ सकता है। पूरे प्रेस वालों को खिला पिला कर अपने कंट्रोल में कर रखा है। सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे, तभी चंचल कुमार की दृष्टि मीता के चेहरे पर पड़ी थी। बस अब बातें बंद करो, मैडम को आराम करने दो, बहुत देर हो गई है। सबने मीता की ओर देखा था, उसके चेहरे पर थकान स्पष्ट थी। चलते चलते चंचल कुमार ने सूचना दी थी, कल के प्रोग्राम की कवरेज के लिए हमारी ज़रूरत नहीं है। कल 12 बजे की ट्रेन से हम वापस लौट रहे हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आराम करें, गुड नाइट। सबके चले जाने के बाद भी मीता बहुत देर तक वैसे ही कुर्सी पर बैठी रही। आलोक जी ने क्या कहा होगा, उन्होंने क्या कहकर माफ़ी मांगी होगी। चलो जो हुआ ठीक ही हुआ, दूसरों को भी सबक मिलेगा। अलका दी तो ज़रूर उसकी पीठ ठोकेंगी, पर सचमुच अगर उन्होंने अपनी गलती न मानी होती तो? कौन सा प्रमाण था मीता के पास? उतने लोगों के बीच अशोभनीय आचरण भला विश्वास योग्य बात होती? न जाने क्यों बार बार मीता अपने व्यवहार के लिए खुद को जस्टिफाई कर रही थी। उधेड़पुर में पड़ी मीता न जाने कितना सोई कितना जागी। वापस लौटकर भी उसे न जाने कितनी प्रश्नवाचक दृष्टियों का सामना करना होगा। साथ के लोग क्या उस पर विश्वास कर सकेंगे? स्टेशन डायरेक्टर साहब तो पहले ही जरा सी बात पर नर्वस हो जाते हैं, ये तो अकल्पनीय था। दूसरी सुबह सबके सामने बेहद सामान्य बनी रहने का नाटक करती मीता होटल लाउंज में आ बैठी थी, पर सारी दृष्टियां अपने पर ही गड़ी लग रही थीं। अचानक उसे लगा वो भी नर्वस है, पर क्यों? उसने कौन सी गलती की है? बल्कि उसने तो अपराधी का भंडाफोड़ किया है। नहीं मीता, तुझे इस भय से उबरना होगा। बेहद सहज भाव से सामने पड़े अखबार को मीता ने उठाकर खोला था। कल की घटना का अखबार में कोई जिक्र नहीं था। सचमुच गजानन बाबू का हर काम पक्का होता है। अखबार में उस घटना की कोई चर्चा न देख मीता को शांति मिली या अशांति पता नहीं, पर एक के बाद एक सभी अखबारों पर उसने दृष्टि जरूर डाली थी। पास बैठे चंचल कुमार ने धीरे से कहा था, न्यूज़पेपर में उस बात का न छपना अच्छा रहा, वरना लोग बेबात की उड़ा डालते। स्टेशन डायरेक्टर छुट्टी पर गए हुए थे। मीता ने शांति की सांस ली। जब तक वो वापस आएंगे बात पुरानी पड़ चुकी होगी। हालांकि वैसी बातें हमेशा ताज़ी ही रहती हैं। निशा, कांता, नीलम सबने उसे घेर लिया था। ए मीता, क्या किया था उस शैतान ने? हमें तो पहले शक था वो तुझ पर डोरी डाल रहा था, वरना हर बार तुझे ही क्यों चुनता? चल, तूने भी उसकी अकल ठिकाने लगा दी। कुछ ज़्यादा ही ज्यादती की होगी तभी तो। अरे बड़ी घुन्नी है, आसानी से थोड़ी बताएगी। क्या जाने क्या असलियत है। मैं तो कहती हूँ जब तक हम लिफ्ट नहीं देंगे किसी की मजाल है जो आंख भी उठाकर हमारी ओर देख सके। निशा की बात पर मीता ने भर दृष्टि उसकी ओर देखा था। कौन नहीं जानता प्रोड्यूसर कमल कुमार के साथ निशा के क्या संबंध हैं। इस समय अलका दी की कमी मीता को बेहद खल रही थी। उसका मौन देख चंचल कुमार ने राय दी थी, वो चाहे
तो कुछ दिनों के लिए घर जाने की छुट्टी दी जा सकती है, पर उस मनस्थिति को क्या वो अम्मा से छिपा सकेगी? कोई गलती ना होने पर भी अम्मा का संशयी मन न जाने कहाँ कहाँ की सोच डालेगा। सच, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन उसके अंदर बैठी भीरू औरत है। मीता उसी भीरू औरत को कुचल कर रहेगी। दृढ़ निश्चय के साथ मीता काम में जुट गई। एक हफ्ते बाद मीता के नाम अपरिचित लिखाई का एक नीला लिफाफा मिला था। मीता को शायद पता था ऐसा कोई खत उसके नाम आने वाला था, इसीलिए उसे खोलने की उसे कोई जल्दी नहीं थी। एक बार तो जी में आया बिना पढ़े उसे टुकड़े टुकड़े कर वापस पोस्ट कर दे, फिर न जाने क्यों सोच पर्स में डाल लिया। पूरे वक्त वो खत उसके दिमाग पर हावी था। क्षमा याचना पहले पब्लिक में करके अब उसे इम्प्रेस किया जाना था। बाबूजी कहा करते थे, वही राजनीतिक सफल बन सकता है जो जनता को गुमराह कर सके, अपनी गलतियों को उजागर कर उनके लिए आम जनता से क्षमा मांग अपनी अच्छाई की धाक जमा सके। इन बातों से भोली जनता का वो एक अंग बन जाता है। दोषयुक्त व्यक्ति उन्हें ज़्यादा अपना लगता है। शायद आलोक जी ने अपनी पुरुषोचित कमजोरी के लिए माफ़ी मांग बाबूजी की ही बात सिद्ध की होगी। ऊहापोह की स्थिति से उबरने के लिए उसने खत पढ़ने का निर्णय किया था। अगर वो सोचते हैं मीता को मूर्ख बनाया जा सकेगा तो ये उनकी गलती होगी। किसी की भावुकतापूर्ण बात से अप्रभावित रहने का निर्णय ले मीता ने खत खोला था। साफ अक्षरों में लिखा था, मीता जी, ये पत्र किसी तरह के स्पष्टीकरण के लिए नहीं भेज रहा हूँ, सिर्फ एक अनुरोध है। इसे बिना पढ़े फाड़ मत देना। उस रात जो कहना चाहता था उसे बिना बताए मेरा प्रायश्चित अधूरा है। किसी अपराधी का कन्फेशन मान सुन पाना शायद उतना कठिन न लगे। राघवपुर गांव में पुरखों की हवेली है, शायद आपने ये नाम भी ना सुना हो। गांव के जमींदार का एकमात्र वारिस मैं सब पर रौब जमाना ही जानता था। शहर से मैट्रिक पास कर लौटने पर मेरा आदर मान ज़्यादा ही बढ़ गया था। गांव में सोना को देख अपने को भूल गया था। वो सचमुच गुलाब के फूल से अनूठी थी। उसके बदन की सुवास मुझे मदहोश बना जाती। ना जाने कौन सा आकर्षण था उसमें कि मैं शहरी लड़का उसके पल्लू से बंधा घूमता था। मेरी दुनिया सोनामय हो गई थी। यौवन की पहली भूल की पहल मेरी ओर से हुई, पर फल सोना ने भुगता था। दुसाध टोले की सोना ने कहीं कुछ नहीं छिपाया था। उसकी कोख से खिलने वाला फूल राजा बाबू के प्यार की निशानी था। उसकी सारी बिरादरी हवेली पे चढ़ाई। बाबा के लिए वैसी बातें नई नहीं थीं। ब्राह्मण कुल का बेटा दुसाध की बेटी से ब्याह करे, कलयुग और किसे कहते हैं। गांधी बाबा ने इस छोटी जात वालों को सिर चढ़ाकर बर्बाद कर दिया। कुछ ले देकर बात खत्म करने की बात पर सोना की बिरादरी वाले और भी भड़क गए। अपने अधिकार वे समझने लगे थे, फिर भी जाति धर्म पर पूरी तरह विजय नहीं पा सके थे। पंचायत में राजा बबुआ गंगाजली उठाकर कहें सोना से उनका ब्याह नहीं हुआ है, उनसे उनका संबंध नहीं बना, तभी बात साफ होगी। पंचायत के सामने अपनी भूल स्वीकार करने का अर्थ बाबा की मौत थी। हाँ, यही बात मुझे बार बार बताई गई थी। मेरे प्यार को उन्होंने पाप ही कहा था। वर्षों से बाबा पंचायत के सरपंच बन दूसरों के झगड़े निपटाते आए थे। इस बार उनकी अग्नि परीक्षा थी। अपना रक्त ही उन्हें धोखा दे गया था। पंचायत में सामने खड़ी सोना मुझ पर सीधी दृष्टि डाल विश्वास से मुस्कुराई थी। मुझ जैसे उच्च कुलीन ब्राह्मण के वाक्यों पर अविश्वास का सवाल ही कहाँ उठता था। फिर मैंने तो उससे गंधर्व विवाह रचाया था, वरना भला वो अपने को मुझे सौंपने को तैयार होती। गंगा जल उठा, मैंने साफ शब्दों में कहा था। इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। उसकी कोख में पल रहे पाप के लिए मैं जिम्मेदार नहीं था। नहीं, कहीं एक क्षण को भी नहीं लड़खड़ाया था। अपनी बात खत्म करते अचानक मेरी दृष्टि सोना की जल रही आंखों से टकराई थी। उस भोले निष्पाप पीले मुख पर उन अंगारों को देख मैं सहम गया था। आंखें नीचे करने पर भी वे मुझे अंदर तक जलाई जा रही थीं। प्रतिवाद में वो एक शब्द भी नहीं बोली। सारी बिरादरी सन्नाटा खा गई थी। गंगा जली उठाकर मैंने झूठ कहा, ये कहने का साहस किसमें था। पंचायत के फैसले की सोना ने प्रतीक्षा नहीं की थी। पहाड़ पर स्थित उस मंदिर से नीचे कूद उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया, जहां उससे मैंने गंधर्व विवाह किया था। बाबा ने सारी बिरादरी को दावत के साथ दान दक्षिणा दे विश्वास दिला दिया कि सोना पापिन थी, सो डरकर आत्महत्या कर ली। सब जानते समझते थे, पर मेरा तो रोम रोम अपराधी था।
सोना की वो जलती दृष्टि आज भी मेरे अंतर को जलाए जाती है। उसी दिन से मांस मदिरा का परित्याग कर ग्राम सेवा का व्रत ले डाला था। प्रायश्चित भला इससे किया जा सकता है? एक बात और है, सोना की जगह किसी और की कल्पना भी नहीं कर सका। शादी के लिए बाबा ने हाथ तक जोड़े, उनकी वंश बेल यूं ही समाप्त ना हो जाए, पर मैंने कभी ना शादी करने का व्रत नहीं तोड़ा। बाबा की मृत्यु का भय सोना की मृत्यु ने खत्म कर दिया था। वंश चलाने के लिए उस उम्र में बाबा को एक 20 वर्षीय लड़की से शादी करनी पड़ी। वो पाप नहीं था, है ना विरोधाभास? मैं ग्राम सेवा करता यहाँ तक आ पहुँचा, पर सोना हमेशा मेरे साथ रही। उस दिन जब पहली बार आपको देखा तो चौंक गया था। वैसा ही निष्पाप भोला मुंह और उतनी चमकीली गहरी आंखें जिनमें डूब मैं अपना आपा खो बैठा था। वर्षों से सोना मेरे अंतर में कैद है मीता जी। उसकी आत्मा मुक्ति के लिए छटपटाती है, न्याय मांगती है, पर मैं उसे मुक्ति न दे सका। आपसे मिलकर लगा अपनी कहानी आपको सुना, सोना के प्रति किए अपने अपराध बोध को शायद कुछ कम कर सकूं। उस रात मेरी बात का गलत अर्थ लगा। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है मीता जी। आज से वर्षों पूर्व सोना के प्रति अपने जिस अपराध को स्वीकार नहीं कर सका, आपके नाम पर कर लिया। लोग मुझे वही समझें जो मैं असल में हूँ, और क्या कहना शेष है। वर्षों से मेरे मन पर जो बोझ था उसका कुछ अंश उतारने में आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा करें। ना जाने क्यों आपसे मिलकर लगा था आप मेरे दुख को समझ सकेंगी, मेरे दुख को बांट सकेंगी। शायद वो सुनकर भी आप नफरत करती, अब भी करेंगी, पर इस वजह से आपको दुखी नहीं करना चाहा था। शराब मैंने तब से कभी नहीं पी, उस दिन भी नहीं। गुलाब खास मदिरा नहीं होता, वो लाल शरबत था। मंत्री पद से त्यागपत्र दे जा रहा हूँ, आजीवन आपका ऋणी रहूँगा। विदा। आलोक। ये क्या हो गया? पत्र को फटी फटी दृष्टि से ताकती मीता स्तब्ध रह गई। अम्मा कहा करती थी सब आदमी एक से नहीं होते, पर सच तो यही था। उसने आलोक जी की हर बात पर शक किया, जबकि वो अलका दी का सत्य उस पर डर बनकर इस कदर हावी था कि वो अंधी बन गई। नहीं नहीं, उन्हें रोकना ही होगा। मुझे अपराधी बनाकर वो यूं नहीं जा सकते। उन्हें मुझे माफ़ करना ही होगा। तत्परता से गजानन बाबू का नंबर डायल कर दूसरी ओर से आने वाली आवाज़ की मीता उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगी। उन कुछ पलों में मीता अपने दिल की आवाज़ साफ साफ सुन पाई थी। अनजाने ही वो आलोक जी के नेह बंध में बंध चुकी है। आलोक जी का प्रायश्चित पूरा हो चुका है, पर मीता क्या करे? नहीं, उसकी भूल आलोक जी के जीवन को यूँ बिखरने नहीं देगी। आलोक ने उसमें अपनी सोना को देखा है। अपनी सोना के लिए उन्हें वापस लौटना ही होगा। मीता जान गई आलोक जी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी का लिखा हुआ एक सुंदर, अद्भुत और सुखांत उपन्यास लौट आओ तुम। आशा है आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आपसे अनुरोध है कि अभी मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं इतनी ही सुंदर रचनाएं प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।